हमारा एक टॉपिक है जनरल एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल। उसमें एक जनरल डिस्कशन, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा भी था कि प्रेगनेंसी में क्या मेडिसिन दे सकते हैं और उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए। अब इसमें हमारा मोटो क्या रहता है कि प्रेग्नेंट लेडी की केयर, उसका मेंटल फिजिकल केयर, जो बेबी अंदर ग्रो हो रहा है उसका नरिशमेंट, फिर एक हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ साथ वो एंड अप हो एक अच्छी हेल्दी डिलीवरी में विदाउट कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं या कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको कैसे टेक केयर करना है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसको एजुकेट करना और उसके फैमिली मेंबर्स को भी एजुकेट करना, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसे देखा जाए तो इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज, वो बीमारी नहीं है। जैसे मीनार्की है, मीनोपॉज है, वैसे ही बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो ग्रेजुअली अपने अंदर एक बेबी को ग्रो करता है। उसको अगर हम ना माने बीमारी तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज 9 months इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कैरी। अगर हम बीमार हैं और पड़े हैं पलंग पे, वो बहुत लंबा समय होता है, लेकिन फिर भी एक बहुत क्रिटिकल चीज है होने को। है उसकी हेल्थ कैसी है, उसके बाद बेबी के लिए कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं है, ये सब इन एंटीनेटल केयर के हेडिंग के नीचे आता है। और उसको हम बेसिक ये 4 पॉइंट्स में देखते हैं। मदर की डाइट, मदर का लाइफस्टाइल, योग या एक जेंटल एक्सरसाइजेस या वॉक, एंड उसका ट्रीटमेंट। इन 4 हेडिंग्स में समझेंगे कि कैसे पूरी एक एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर देखनी है। लाइफस्टाइल में सबसे पहले एक जेंटल वॉक या माइल्ड एक्सरसाइजेस, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबसे जरूरी है, बिकॉज आप जितना ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उतना आपके ऑर्गन्स प्रॉपर और अच्छे से फंक्शन करते हैं। एक जेंटल ऑयल मसाज, इधर विद दशमूल, तिल तेल, अगर कुछ नहीं है, बिकॉज कई बार देखो हर घर में दशमूल धन्वंतरम नहीं होता, तो कोई सिंपल तिल तेल से भी अगर मालिश करे तो इससे, आपने अपने प्रैक्टिस में देखा होगा बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज में वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाते हैं। तो एक अगर जेंटल बैक मसाज की जाए, प्रतिलोम, तो उनका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, काफ मसल्स वाला पेन कम हो जाता है, एंड मसल टोन अच्छा रहता है। इसके अलावा वही मैंने जो बोला, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रेस्ट शुड बी 8 hours स्लीप, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा बेबी के पास जाता है। बट व्हेन यू आर ऑन टोज, पूरा दिन दौड़ते हो, तो बेबी के पास सर्कुलेशन जो ब्लड का जाना चाहिए वो कम, जो ग्लूकोज एनर्जी के लिए जाना चाहिए वो कम, एंड जो प्रोटीन उसकी ग्रोथ कराने के लिए होता है वो आपके मसल रिपेयर में भी डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे वाले बच्चे जिनके मदर्स बहुत ज्यादा काम या एग्जर्शन करती हैं या रेस्ट कम करती हैं, इट इज नॉट कि सारे बच्चे, पर देखा जाता है कि IUGR वाला पार्ट जो है वो इन मदर्स में ज्यादा देखने मिलता है। IUGR इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। Then listen to the body's need. When your body demands rest, please take rest. आपको यूरिन आ रहा है, पास करें, बिकॉज जब ब्लैडर फुल होगा तो यूट्रस पे प्रेशर आएगा, जब रेक्टम लोडेड होगा तो भी यूट्रस पे आएगा। तो उस हिसाब से आपको अपने दिनचर्या का एक प्लान बनाना है। मेंटेन गुड डेंटल एंड ओरल हाइजीन, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिर्फ यही रीजन है कि आपको डेंटल कैरीज हो जाए या एक्सट्रैक्शन करना हो तो इट शुड बी डन वेरी केयरफुली, बिकॉज वो मसल स्पाज्म या ट्विचिंग जो आता है वो कई बार लेबर इंड्यूस करता है। इसीलिए डेंटिस्ट भी अगर हम भेजते हैं ना तो नॉर्मली पहले एंटीबायोटिक्स देके पैसिफाई करने कहते हैं। रीजन, बोन्स भी वीक हो जाती हैं इस टाइम, आपकी चीजें सब डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं दो में, जो एक के लिए है वो दो में डिवाइड हो रही है।
टेक केयर ऑफ योर ब्रेस्ट बिकॉज इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लैक्टेशन. ब्रेस्ट के निपल्स का केयर, उसमें क्रैक्स ना आए, ये ध्यान हमें देना होता है. जेनाइटल्स को रेडी करे फॉर नॉर्मल डिलीवरी. अगर डिलीवरी, क्योंकि कोशिश तो नॉर्मल का ही होता है, इट इज अ एक्चुअली कोशिश क्या, एक नॉर्मल पैसेज है जहां से बेबी को आउट आना है. आजकल परसेंटेज बहुत कम हो गई बिकॉज मदर्स आर सिडेंटरी, दे आर नॉट मोबाइल. एंड आप सब भी इस बात को नकारोगे नहीं कि यूपीटी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और एक्स्ट्रा केयर फ्रॉम ऑल दी साइड स्टार्ट हो जाती है कि तुम रेस्ट करना, तुम ज्यादा चलना नहीं, सीढ़ी नहीं चढ़ना. जबकि आप समझदारी से सब काम करेंगे तो अबॉर्शंस नहीं होते. यस ऑफ कोर्स, आप रनिंग, जंपिंग, जुम्बा जो जा रहे हो वो हम बंद कराते हैं, एकदम से सेडेंटरी होने को नहीं कहते. तो केयर ऑफ जेनाइटल्स क्यों मैंने बोला, बिकॉज अगर मदर को वजिनाइटिस है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो बेबी जब इस बर्थ कैनाल से बाहर आएगा तो वो इन्फेक्ट हो जाता है, इसलिए जेनाइटल्स का केयर करना जरूरी है. एंड अपने डाइट में खूब सारा फ्लूइड, वेजिटेबल्स, सैलेड, मिल्क, कर्ड, ये सब ऐड करें. देन डाइट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में आयुर्वेद में बहुत डिटेल बताया है कि कब मक्खन का प्रयोग करना है, कब घी का करना है, कब ऐसे लेना है. इसको एक जनरल मैंने बता दिया. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो नोजिया वाला ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें खाने का मन नहीं होता, मुंह का टेस्ट खराब रहता है, इसलिए भूख कम लगती है, लग भी रही है तो आप खा नहीं पा रहे बिकॉज आपको टेस्ट नहीं आ रहा. तो उसमें आप इजीली डाइजेस्टेबल सॉफ्ट डाइट प्रेफर करें. इट इज नॉट कि रोटी ही खानी है या पराठा. यू कैन हैव वेजिटेबल दलिया, यू कैन हैव दूध वाला दलिया, यू कैन हैव दाल दलिया. गेहूं को इस फॉर्म में ले ले. यू कैन हैव खिचड़ी विद ऑल दी वेजिटेबल्स. अपने पेशेंट्स को ऐसे प्रमोट करो, है ना. इडली हो गया, चीला हो गया, बिकॉज इस टाइम आपका मुंह का टेस्ट खराब है, तो यू फील लाइक टेकिंग टेस्टी थिंग्स इंस्टेड ऑफ रोटी एंड सब्जी. सब रोटी देखने का तो बहुत सारे पेशेंट्स का मन नहीं होता, तो उनको आपको ये बोलना है इंक्रीज द नंबर ऑफ मील्स बट पोर्शन कम कर दें. तो उसमें क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में डिलेड हो जाती है. प्रोजेस्टेरॉन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है. जब जब हम खाना खाएंगे 1.5 से 2 घंटे में हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगा, पर एक प्रेग्नेंट लेडी का देर से, तो रीगर्जिटेशन वाला फील बना रहता है. और अगर ज्यादा ज्यादा खाया तो नोजिया या वॉमिट होता है. तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्राई कि आप अपने पोर्शंस ऑफ फूड कम करें एंड लाइट खाना खाएं, तो आपको वॉमिट या नोजिया की फीलिंग कम आएगी. सेकेंड ट्राइमेस्टर में अब क्योंकि बेबी का स्पर्ट आना है, 3 मंथ्स में हमने आयुर्वेद में भी पढ़ा है पंचपिंडिका, लिम्स डेवलप हो जाती है, और मॉडर्न में भी पढ़ा है. मेरे को पानी ला देना प्लीज. मॉडर्न में भी हमने पढ़ा है कि बेबी का ऑर्गन डेवलपमेंट मतलब एक ग्रॉस डेवलपमेंट हो जाता है. अब फर्दर डेवलपमेंट मैच्योरेशन जो है वो 16 वीक से होता है. तो यहाँ पे हमको दिमाग में रखना है कि नाउ वी शुड फोकस ऑन प्रोटीन डाइट बिकॉज प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. पहला. दूसरा, बेबी का जब खुद का एक इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन बनता है, दोहिद्री पढ़े हैं हम चौथे माह में, उसका जैसे ही इंडिपेंडेंट एक अच्छा सा सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है, तो ब्लड विच यू हैव इज अराउंड 5 to 6 लीटर्स, दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 एंड वो डाइल्यूट होता है. नया नहीं, वो डाइल्यूट हो रहा है, हीमोडाइल्यूशन होता है. इसीलिए उसके लिए भी आपको टेक केयर करना है कि मेरा आयरन कंटेंट नीचे ना जाए. प्रोटीन के लिए आई मेंशन मिल्क, घी, ये सब आप सबको पता है, बट इट वाज ओनली दैट कि वी शुड इंक्रीज आवर प्रोटीन डाइट in second trimester and we should have this in mind कि now iron intake हमें बढ़ाना है. आयरन इनटेक जब हम कहते हैं तो बहुत सारे लोग चुकंदर नहीं ले पाते, तो ओके, हैव सोक्ड किशमिश, अंजीर, पिंड खजूर, इस टाइप की चीजें. एंड जो भी चीज कटने में काली हो रही है वो आप उस पेशेंट को बोलिए ले, बिकॉज जो कटने में ब्लैक हो रहा है इट हैज आयरन. ये आप सबको एज मदर्स, एज वाइफ सबको पता है क्योंकि हम दिन भर किचन में यही देखते हैं. तो ये वाला पार्ट आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ध्यान देना है. थर्ड ट्राइमेस्टर में
थोड़ा सा टूवर्ड्स घी एंड बटर जाना है, सो दैट यू हैव दैट, इट इज नॉट कि हमने यहाँ से घी खाया तो वहां वजाइना लुब्रिकेट हो रहा है, बट योर बॉडी हैज दैट स्ट्रेंथ कि आपका काम मतलब आपको जो आगे लेबर के लिए मेहनत करनी है वो आप आराम से कर पाए। बट अगेन जो फर्स्ट में किया था पोर्शन स्मॉल एंड नंबर ऑफ मील्स ज्यादा, वही थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिकॉज पूरा अब्डोमेन ऑक्यूपाई हो जाता है बेबी से, इट इज अप टू योर जिफॉइड प्रोसेस, फंडल हाइट जो है वो वहां तक आ जाती है, तो सारा गट जो है पीछे दब जाता है एंड लेडी का फिर एपिटाइट का डिक्लाइन आने लगता है, जबकि इस टाइम इट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग, क्योंकि बेबी को वेट गेन कराना है। 28 वीक्स पे ऑन एन एवरेज 12 टू 14 ग्राम्स का बेबी है, तो आने वाला थर्ड ट्राइमेस्टर में इतना तो करें कि 2.5-3 किलो हो जाए, तो दैट इज विद योर गुड फूड। मेडिसिन तो अब है, अर्लियर देवर नो मेडिसिन, तो इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी देवर नो मच मेडिसिन, तो डाइट को हम ऑल्टर करते थे कि अब डाइट ऐसी लो कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए। स्पाइसेस आई नॉर्मली से लेस स्पाइसी लीजिए, क्योंकि रीगर्जिटेशन में बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हीमोरॉइड्स एंड फिशर्स जो हैं उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो बेबी प्रेशर कंजेशन है वहां पे, दूसरा कॉन्स्टिपेटिव टेंडेंसी हो जाती है, तो उस वजह से हीमोरॉइड्स एंड फिशर्स दिखते हैं। तो आप स्पाइसी फूड कम, इजीली डाइजेस्टेबल फूड ज्यादा लें। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, नारियल पानी, जूसेस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में डोंट ट्राई एंड अवॉइड, मतलब कि डाइट करें टू लूज वेट। मेरी ऐसी बहुत स्मार्ट पेशेंट्स हैं कि मैम आई एम गेनिंग वेट, आई एम गेटिंग डिसफिगर्ड, ऐसे वाले वर्ड्स बोलती हैं, तो आपको उनको समझाना है कि इसके बाद आप बैक आ जाएं, अपना वेट लॉस करें, बट अभी ऐसा कुछ ना करें, बिकॉज ये फेज डाइटिंग के लिए नहीं है। बहुत सारे कट करते हैं, घी नहीं खाएंगे, बहुत घी देती है मदर इन लॉ, मुझे नहीं खाना है, तो समझाना पड़ता है कि दिस इज नॉट फॉर यू, नाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड। इसके अलावा इफ समबडी इज स्मोकिंग, प्लीज आस्क हर टू क्विट स्मोक, क्योंकि इसमें माइक्रोसेफेली, बच्चों का हेड छोटा आता है, मल्टीपल एनामलीज देखी हैं, IUGR देखे हैं, सेम विद द अल्कोहल। एंड इसके अलावा फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड ट्रैवलिंग। फर्स्ट में तो मैं नॉर्मली प्लेन मतलब बाय एयर भी मना करती हूँ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर डिफरेंस। टेक ऑफ के टाइम जो प्रेशर डिफरेंस होता है, कई बार वो कोरियोनिक टिश्यू को डिटैच कर देता है, एंड सिमिलरली इन लास्ट 9 मंथ ऑल्सो एंटीपार्टम हेमरेज के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए ट्रैवलिंग इज सेफेस्ट इन मिड ट्राइमेस्टर। कैफीन बहुत ज्यादा नहीं, एंड जंक फूड तो अजीनोमोटो वाला तो बिल्कुल नहीं। Then this is important. That was just a general discussion. अब ये important है कि एक बार लेडी प्रेग्नेंट है, पॉजिटिव आ गया है, तो आपको क्या क्या उसके टेस्ट कराने हैं। दैट इज कॉल्ड ANC प्रोफाइल, एंटीनेटल केयर वाला जो प्रोफाइल है, उसमें पहला CBC, जिसमें हम उसके कोई इन्फेक्शन तो नहीं, एंड हीमोग्लोबिन ऑफ कोर्स देखते हैं, प्लेटलेट्स, देन ब्लड ग्रुप, HIV, these are the viral markers, HIV, HBsAg and HCV, ये तीनों वायरल मार्कर्स देखते हैं। देन वेनरल डिजीज VDRL, उसके बाद ग्लूकोज, रूबेला का IgM, IgG से यहाँ आप कोई मतलब नहीं, IgM कराते हैं, एंड थायराइड। ये चीजें बेसिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जानी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ANC प्रोफाइल। अब एक्सटेंडेड ANC प्रोफाइल होता है, जिसमें इन टेस्ट के अलावा हम HbA1c कराते हैं, बिकॉज विद द ग्रोइंग इंसिडेंसेस ऑफ डायबिटीज, HbA1c, BP वाले पेशेंट्स जिनको हम एस्पिरिन या कुछ कुछ ऐड कर देते हैं, उनकी वजह से कोआगुलेशन प्रोफाइल, एंड ओबेस PCOD जो कंसीव करती हैं और ओबेस हैं, उनकी वजह से OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सब एड ऑन हो जाते हैं पेशेंट्स के लिए, जिसको हम एक्सटेंडेड ANC प्रोफाइल कहते हैं। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है, तो कूम्स टेस्ट या एंटीबॉडी टाइटर इज डन 2 टाइम्स, एक बार 20 वीक्स पे एंड उसके बाद 24 वीक्स पे। अगर कुछ आता है तो फिर 28 पे भी करना है।
दिस इज द वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। ये बच्चों का है। प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट डोज फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब 12 to 14 वीक्स में, एंड सेकेंड डोज पहले के 4 हफ्ते बाद। जब भी पहला लगा है उसके 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगे। अगर मदर का पहला बेबी 2 साल से नीचे है, आजकल गवर्नमेंट ने 3 इयर्स किया है, आई तो गिव, क्योंकि पहले था कि 2 इयर्स से छोटा अगर बच्चा है तो आप उसको एक ही डोज देंगे। तो अब भी मैं तो वही फॉलो करती हूँ। ये नया प्रोटोकॉल है कि 3 इयर्स तक के बच्चे की मदर को एक ही वैक्सीन दिया जाए। इसका डोज 0.5 आप सब अपने क्लिनिक्स में यूज करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं इसमें। मुझे तो अभी एंड में पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए कि बच्चे आपको क्या वैक्सीनेशन देना है। मेट्रोज में इसमें उन लोगों ने इन्फ्लुएंजा एंड वैरीवैक्स भी जोड़ा है, तो चाहे तो जोड़े, अदरवाइज आई पर्सनली फील कि बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं होने चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो हाउ इट गोज एंड इंटरैक्ट्स विद द बेबी। तो बेसिक वैक्सीनेशन रखें, टीटी डोज 1 एंड डोज 2। देन स्कैनिंग, कि आपके पास पेशेंट आई है, हमने पहला ब्लड टेस्ट करा लिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं, इनफैक्ट 6 to 8 वीक्स में ही करा लें, बिकॉज अगर वो हाइपोथायरॉइड है तो हमको थायराइड कंट्रोल करना है, अगर वो एनीमिक है तो शुरू से ही उसके एनीमिया को कंट्रोल करना है, अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके एंटीबॉडी टाइटर्स का ध्यान देना है। तो ये चीजें अगर 8 वीक्स तक क्लियर हो जाए तो कंफर्टेबल रहते हैं हम भी, और पेशेंट के लिए भी अच्छा है। अब स्कैनिंग में एक अर्ली स्कैनिंग होती है जो 6 to 8 वीक्स में हो जानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अर्ली स्कैनिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी या अर्ली स्कैन। इसको हम क्यों करते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स जिद करते हैं कि मैडम 3 महीने पे ही करिए, बहुत सोनोग्राफीज हो जाती है। तो ये आपको समझाना है, पहला कि कार्डियक एक्टिविटी प्रेग्नेंट है कि नहीं, पहला तो ये देखें। दूसरा, ड्यू डेट तो ठीक है, नहीं भी देखेंगे चलेगा। दूसरा, इज इट अ सिंगल प्रेगनेंसी और इज इट अ मल्टीपल प्रेगनेंसी। थर्ड, कि बेबी एक्टोपिक तो नहीं है, ट्यूब में तो नहीं है, इंट्रा यूट्राइन है। फोर्थ, कार्डियक एक्टिविटी आई है कि नहीं, कहीं ब्लाइटेड ओवम तो नहीं, मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए फर्स्ट 6 to 8 वीक्स की एक सोनोग्राफी मस्ट है। यू हैव टू मेक योर पेशेंट अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों कराते हैं। देन आता है मिड, दैट इज 12 to 13 वीक्स। थोड़ा सा खर्चा जरूर बढ़ता है, बट प्लीज समझाइए कि हमको सिर्फ 2 ही बच्चे करने हैं, कई लोग तो सिंगल करते हैं, तो एटलीस्ट वो बच्चा अच्छा आए। तो उसमें NT-NB स्कैन, जिसमें हम न्यूक्ल ट्रांसफुलेंसी देखते हैं, दैट इज दी डेवलपमेंट। यहाँ पे हम सिंड्रोम देख रहे हैं। अगर आपने कोई डाउन्स वाला बच्चा देखा हो, उसका सैडल नोज होता है, नेजल बोन इज एब्सेंट। तो ये चीजें हमको क्लियर करने के लिए NT-NB स्कैन, न्यूरल ट्यूब एंड नेजल बोन स्कैन होता है 12 to 13, कई बार 14 वीक्स तक भी डॉक्टर्स करते हैं। दैट इज जस्ट टू रूल आउट द जेनेटिक एनामलीज एंड स्पेशली दी जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड है। एंड एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के लिए अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 2D इको भी कराते हैं 19-20 वीक्स में। देन कम्स द मिड एनामली स्कैन विच इज 18 से 22। इसको हम टारगेट स्कैन या ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। इसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स बन गए कि नहीं, बने हैं तो ठीक से बने हैं कि नहीं, हार्ट 4 चैम्बर्ड है, कोई सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है, किडनीज में जहां पे कोई किंक या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ये सब हम इसमें देखते हैं। एंड सर्वाइकल लेंथ इनफैक्ट इसके पहले वाले में भी देखते हैं और इसमें भी, क्योंकि अगर किसी की हिस्ट्री है इनएविटेबल अबॉर्शन की। व्हाट इज इनएविटेबल अबॉर्शन? के टाइप्स होते हैं बेटा। मिस अबॉर्शन यानी ग्रो हुआ होने से मिस हो गया, चूक हो गई, बढ़ा और कार्डियक एक्टिविटी चली गई। थ्रेटन अबॉर्शन की वो आपको धमकी दे रहा है कि मैं गिर जाऊंगा और आप उसको बचा रहे हो, बच गया, फाइन, उसमें चांसेस रहते हैं थ्रेटन में कि बच जाए। थर्ड इज इनएविटेबल, जिसमें हम कुछ भी कर लें हम हार जाते हैं, बेबी इज एक्सपेल्ड आउट, दैट इज इनएविटेबल अबॉर्शन। और उसमें चांसेस जो रीजंस देखे गए, तो उसमें से एक रीजंस तो बहुत है, एक रीजन है इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सर्विक्स। ये हमने शायद डेमो क्लास या डेमो में बात की थी कि सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है, वो होल्ड नहीं कर पाया। तो सर्वाइकल लेंथ जो नॉर्मल है दैट इज 3.6
3 से 3.5 सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ है। अब अगर ये लेंथ लेस देन 2.6 है, 3 है, लेस देन 6 है तो अलार्म आ जाना, लेस देन 3 आई एम सॉरी, लेस देन 3 है तो अलार्म आ जाना चाहिए कि तुम बेड रेस्ट करो और फिर हम देखें 1 महीने बाद या 15 दिन बाद पेशेंट कोई कंप्लेन कर रहा है जो अगले हफ्ते देखेंगे। लेंथ 2.5 के नीचे है तो 100% एनसर्कलाज करना है। सर्वाइकल एनसर्कलाज वो छोटी सी सर्जरी है, सर्जरी तो नहीं, इट्स अ प्रोसीजर जो अबॉर्शन होने से रोकता है, क्योंकि हम इस सर्विक्स के एक्सटर्नल ऑर्स को बांध देते हैं, जैसे एक बटुए की डोरी बांधते हैं, ऐसा सर्विक्स का एनसर्कलाज करके टाई कर देते हैं। एंड जब वो टाई हो गया तो चांसेस, इट इज नॉट 100%, मेरी इक्वेशन का तो एनसर्कलाज के बाद भी अबॉर्ट हो गया था, तो इट इज नॉट 100%, बट चांसेस आर कि हम उस बेबी को फुल टर्म नहीं तो एटलीस्ट 34 वीक्स तक खींच ले। तो सर्वाइकल लेंथ नापने की इंपॉर्टेंस ये है। आप में से जो लोग बेटा क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये चीजें उन्हें आनी चाहिए, क्योंकि 1% भी आपसे चूक हो गई और वो पेशेंट गया तो वो क्या बोलेगा, कल ही तो आपको दिखा के आया था, आपने तो तब कुछ खा नहीं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप, हाँ मैम एक पेशेंट है, उसका सर्वाइकल लेंथ 2.6 है, तो मैम क्या इसमें सर्कलाज की जरूरत है? हाँ कितने मैम। वीक्स, कितने वीक्स की है प्रेगनेंसी, कितने 22 वीक्स मैम। की है? 22 मैम, 22 20 वीक्स की है। 22 में एनसर्कलाज नहीं कर सकते, इट शुड बी 16 वीक्स, एट द मोस्ट 17 वीक्स। तो मैम 2.6 है तो नीड है सर्कलाज की। यस, कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, एनसर्कलाज अब नहीं होगा, कंप्लीट बेड रेस्ट विद गुड प्रोजेस्टेरोन एंड आइजोक्सुप्रीन, बिल्कुल, नहीं तो वो प्री टर्म में चली जाएगी। और अगर वर्किंग है तो छुट्टी लेके घर बैठे पाँव के नीचे तकिया लगाए, ठीक है। तो तो मैम 16 वीक तक, मैक्सिमम 16 वीक तक के सर्कलाज करवाना होता है। 17 बस, हाँ बेटा, उसके बाद सर्विक्स को टच ही नहीं ओके। करते, है ना। तो ये चीजें देखो, मैं वही कह रही हूँ, अब जो बच्चे आप लोग नए पीजी कर रहे हो बेटा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप टेबल के इस पार जब बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए। हम सबको 100% नॉलेज नहीं है, बट एटलीस्ट हम 50% नॉलेज ले लें कि ये हम क्यों करा रहे हैं। पेशेंट बोलेगा मैडम इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी क्या जरूरत है कि भाई तेरे अंदर बच्चा जो है उसमें धड़कन आई कि नहीं आई। ऐसा नहीं हो वन फाइन डे तुम आके बोलो कि पेट दर्द हुआ और काला काला पानी जा रहा है, दैट इज मिस्ड अबॉर्शन। शी विल से कि आपको 15 दिन पहले तो दिखाया था, आपने तो कुछ कहा नहीं। पर इतना छोटा बच्चा हमें तो दिखने नहीं वाला ना, देखेगा कौन, सोनोलॉजिस्ट। उसको देख के हम डिसाइड करेंगे बेबी इज हेल्दी और नॉट, इज इट सिंगल और मल्टीपल, उसमें कार्डिक एक्टिविटी है, कहीं कोई सब कोरियोनिक ब्लीड तो नहीं है, क्योंकि कई बार आप धड़ 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 सीढ़ी उतर आते हो, गाड़ी को किक मार देते हो, तो कोरियोनिक टिश्यू के पीछे कहीं ब्लड कलेक्टेड तो नहीं है, बिकॉज ब्लड का कलेक्शन मीन्स किसी छोटी वेसल का लीक होना। अब वो लीक होते होते बेबी का डायमीटर जो होता है, सीआर क्राउन रम्प लेंथ जो होती है, इट इज 8 mm 10 mm, एक जीरे के बराबर या मेथी दाने के बराबर। तो वो जो पीछे कलेक्शन है उसने अगर उसको पुश कर दिया वो बाहर एक्सपेल हो जाएगा। तो ये चीजों का ध्यान या ये समझ हमें अर्ली स्कैन में आती है, मिड में हमें ये डाउन्स और ये सब समझ में आता है कि यस उसका नोटोकॉर्ड बन रहा है, न्यूरल ट्यूब बन रही है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, नेजल बोन दिख रही है, देन दिस शोज द ऑर्गेनोजेनेसिस इज ओके, ऑर्गन सब ठीक बने हैं, कहीं कोई एनामली नहीं है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी बच्चे की कंजेनाइटल एनामली की है तो प्लीज इसके साथ टारगेट स्कैन के साथ 2D इको टेस्ट जरूर कराएं बेबी फीटस का, बिकॉज फैमिली हिस्ट्री है तो वो चेक करना पड़ेगा। सर्वाइकल लेंथ की अपनी एक अहमियत है, मैंने बताया ना, अगर लेंथ कम है तो इनएविटेबल में जा सकती है, इसलिए वो भी आपको देखना है। एक मेरी पेशेंट थी, अब इसमें हार्ट रेट जो है पॉइंट, दैट इज कि हम हार्ट रेट देखते हैं पर हम कितने मिनट देखते हैं। आपके पास पेशेंट आती है, आप आधा मिनट भी नहीं देखते, डॉपलर रखा या सेथो लगाया, सुना फीटल हार्ट साउंड प्लस करके भेज देते हो उसको। लेकिन मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उसका मैंने मतलब मेरे पास ही डिलीवर हुई, पूरे 9 मंथ्स आई, डॉपलर रखा तो हार्ट रेट ठीक है, फीटल हार्ट प्लस रेगुलर करके भेज दिया। फिर नेक्स्ट फॉलो अप में आई, देखा तो हार्ट रेट 110,
मैक्सिमम जा रही है 120, जबकि बेबी की होनी चाहिए 140 से 150 के बीच में। तो फिर मैं थोड़ी देर, मेरे पास जो सीखने आते हैं बच्चे, मैंने बोला बेटा आप प्रोब लगा के यहाँ रखे रहो एंड देखो कि कितनी जा रही। तो उसकी 96 तक गई और उधर 130 136 गई। तो वो बहुत देर देर में ऐसे डिप्स पल्स आ रहा था। देन आई सेंटर फॉर 2D इको, क्योंकि टारगेट में ठीक आया था। मैंने भेजा तो उसको पूरा लेफ्ट बंडल ब्लॉक था। तो देन इट वाज एक्सप्लेन कि आपका बच्चा ऐसा है, बट शी वांटेड टू कंटिन्यू, उसने कंटिन्यू किया। फिर वो कहीं कार्डिक ओपिनियन के लिए बच्चे को लेके गई, डॉटर थी, बेबी गर्ल, आई अच्छे से बाहर, डिलीवर हुई, अभी है भी वो 2.5 साल की हो रही है, बट उसका एक कार्डियक जो ये बंडल ब्लॉक था उसको फिर मैंने बोला यू गो टू अ कार्डियक हायर सेंटर। तो ये जो हार्ट रेट वाली चीज है बेटा, इसको मैम थोड़ा सा केयरफुली देखना होता है। मैम कितनी देर तक देखना जरूरी है इसको डॉपलर देख, अब मैं बताऊं, मैं तो खुद ही नहीं देखती थी ज्यादा, सच बताऊं तो ऐसे आधा मिनट देख के छोड़ देती हूँ। बट अगर मुझे उस आधे मिनट में, अब उस पेशेंट के बाद से, हर पेशेंट आपको कुछ सिखा के जाता है ना, तो उस पेशेंट के बाद से मुझे लगने लगा कि नहीं, एटलीस्ट हम 1 मिनट तो सुने, क्योंकि वो एक कार्डियक साइकिल उसकी जो बने लब डब वाली। तो अब तो ठीक है, स्टूडेंट्स हैं इतने सारे, तो किसी को भी खड़ा कर देती हूँ कि बेटा आप लोग सुनो, और मैं अपने टेबल पे आके बैठती हूँ तो सुनाई तो दे ही रहा है उसका हार्ट रेट। अगर कहीं डिप आ रहा है 120 तक भी, तो देन यस, उसका इको तो 100% कराना है। जबकि इस पेशेंट का पहला बेटा भी मेरे पास ही हुआ था, ही वॉज हेल्दी, तो मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। बट व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग आई हर्ड कि यार इसका हार्ट रेट तो 96 आ रहा है, एंड कब 22 वीक्स में, तो थोड़ा सा एक टेंशन आया एंड बंडल ब्लॉक था, है ना। तो हम 1 मिनट तो मान के चले कभी भी जब आपके पास फॉलो अप में आ रही है, और वो भी इनिशियल ये वाले टाइम में, क्योंकि 7 महीने पे जाके अगर हम बोले कि तेरा बच्चे का ये खराब है, इको करा ले, तो डॉक्टर भी जो इको करेगा बोलेगा तुम्हारी डॉक्टर थी कहाँ, जो चीज 20 हफ्ते में होनी चाहिए वो तुम 28 हफ्ते में कर रहे हो। तो थोड़ा सा कॉशियस होना है इन इन स्पैन्स में। देन मैम इको से सारी हार्ट की एनोमलीज हम पता कर सकते हैं या यस कुछ और टेस्ट कराने पड़ते हैं? सारी 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 सारी। मैम टारगेट स्कैन में वो भी निकलता है ना, कार्डियोजेनिक ग्लूकोज वगैरह? नो, दे मेंशन वन लाइन कि congenital anomalies are to be ruled out with echo। हर सोनोलॉजिस्ट नीचे लाइन डालता है बेटा, ये वो अपने आप का पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि उसमें नहीं दिखता है ना, एक्चुअली नहीं दिखता है, उनकी भी गलती नहीं है, उनको दिखता है और आगे जाके। मैम फिटल डॉपलर से देखें तो हार्ट बीट मैक्सिमम कितनी तक जाती है? मैक्सिमम 160। अगर इससे ज्यादा दिख जाए तो भी दिक्कत है क्या कोई? हाँ, टैकीकार्डिया, हमारी धड़कन बहुत तेज हो जाए तो अनईजी लगेगा ना। बट देखो अब उस केस में, देखो मैं आपको बताऊं, अब अभी रिसेंटली एक पेशेंट को फीवर था, प्रेग्नेंट थी, तो उसकी हार्ट रेट बेबी की 172 जा रही थी। क्यों? क्योंकि हर डिग्री के टेम्परेचर इंक्रीज से हमारा हार्ट रेट, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ह्यूमन बॉडी, फीमेल्स, इवन मेल्स, मतलब अडल्ट की, हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे 10 बीट बढ़ती है। जैसे रेशियोज होते हैं ना, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट का रेशियो 1:4 है, ऐसे जो रेशियोज हैं उसमें एवरी इंक्रीज 1 डिग्री इंक्रीजेस 10 हार्ट बीट्स पर मिनट। तो अगर माँ को 102 बुखार है और माँ से डबल होती है बच्चे की हार्ट रेट, आपकी 72 है, बच्चे की लगभग 140-44 होती, तो जब आपकी 90 होगी तो बच्चे की 180 जा सकती है, बट इट शुड बी ओनली ट्रांजिएंट, हमेशा नहीं। तो वो मेरे को 178 मिली, तो उसको फीवर था माँ को, तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले मदर का फीवर डाउन करना है, वो डाउन होगा तो बेबी कंफर्टेबल हो जाएगा। समझ गए? अब यस उस मैम। हाँ, अब उस लास्ट इज थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, जिसमें प्रिफर गेटिंग डन कलर डॉपलर। कलर डॉपलर करने से हमको जो अम्लाइकल वेसल्स आ रही हैं उनमें कोई रेजिस्टेंस तो नहीं, वो दिख जाता है। पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर सिंपल अल्ट्रासाउंड कराएं, बट अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो कलर डॉपलर कराएं। कलर डॉपलर में हमको फ्लोज दिख जाते हैं कि मदर से बेबी के पास आने वाले फ्लोज, क्योंकि हमने कैल्सिफिकेशन की बात की थी अभी 2-4 क्लास पहले,
तो उस वजह से कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ब्लड फ्लो तो नहीं है, वो हमें कलर डॉपलर में दिखता है, प्लेन सोनोग्राफी में नहीं। तो वो चीजें डिटेक्ट करनी है। एमनियोटिक फ्लूइड कितना है ये देखना है, बेबी वेट कितना है, प्लाजेंटल कंडीशन कैसी है, ये चीजें, एंड कॉर्ड राउंड द नेक, गले में नाल है तो कैसी है, टाइट है, लूज है, वो ये सब लास्ट सोनोग्राफी में देखते हैं। तो अब अगर एक समराइज करें तो क्या क्या है। पहला कि पेशेंट की प्रेगनेंसी जैसे ही पॉजिटिव आई तो उसके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट 1.5 से 2 महीने में हो जाए, देन उसकी एक स्कैन हो जाए, अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, फिर उसके बाद NT-NB स्कैन इन 12 to 13 वीक्स, फिर मिड टारगेट स्कैन जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट देखता है, एंड दिस इज द कंप्लीट ग्रोथ स्कैन। IUGR तो नहीं है, ओलिगो तो नहीं है, देन प्लाजेंटा ज्यादा कैल्सिफाई तो नहीं हो रही, आने वाले ब्लड वेसल्स का कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं, परफ्यूजन प्रॉपर है, ये सब इसमें दिखता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, TT के 2 डोज, पहला डोज जो है वो 13 वीक्स तक लग जाए, एंड जस्ट उसके 4 वीक्स बाद सेकेंड डोज। अगर 4 वीक्स चूक हो रहा है तो कुछ नहीं, 6 भी चलेगा, बट प्रिफरेबली 4 वीक्स। देन कम्स दी ट्रीटमेंट। प्रीनेटल विजिट्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए और आपको कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में पेशेंट को बुलाना है। मॉडर्न से चले तो बेसिक मेडिसिन जो उनकी होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आर मल्टीविटामिन्स। आयरन शुड नॉट बी गिवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अंटिल अनलेस इट्स एन इमरजेंसी की हीमोग्लोबिन 6 है किसी का, क्योंकि आयरन जो है वो नॉजिएटिंग होता है, गट को इरिटेट करता है। ऑलरेडी इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इरिटेशन, नोजिया बहुत रहता है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड आयरन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। उसको फूड में, डाइट में आयरन दीजिए। अगर हीमोग्लोबिन 10 तक है तो अवॉइड करें, 9 है, क्योंकि आप सब अपने क्लिनिक्स में अगर अभी तक नोट नहीं किया तो आज से नोट करना कि अगर स्टार्टिंग हीमोग्लोबिन 11 है तो लगभग 1.5 से 2 ग्राम एंड तक आते आते गिर जाता है बिकॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग गिवन आयरन रेगुलरली। हम नियम से आयरन दे रहे होते हैं बट स्टिल गिरता है, क्योंकि हमारा ब्लड डाइल्यूट होना ही है बाय डिफॉल्ट। 5 लीटर का 6.5 लीटर होना ही है। आपके घर में कोई गेस्ट आए, इतना सा रुआवजा हो तो, और 2 लोग आ जाए तो आप उसको डाइल्यूट करके चीनी मिला देते हो। एवरीबडी डज दिस, है ना। तो आपने उसको डाइल्यूट किया। ऐसे ही हमारी बॉडी में कोई आया तो हमारे ब्लड को डाइल्यूट होना ही है उसको, क्योंकि उस गेस्ट को भी नरिश करना है। तो इट गेट्स डाइल्यूटेड which has to be corrected with our diet, our medicines and our lifestyle. तो इसीलिए स्ट्रेस किस पे देना है, टेक रेस्ट, ऑक्सीजन इनटेक अच्छा रखें, फ्लूइड्स खूब लें। अगर हम ये सब करें तो शायद इतना प्रेशर प्रेगनेंसी का आए नहीं। तो वो चीजें हर विजिट पे पेशेंट को काउंसल करो कि दिस इज नॉट अ डिजीज, ये क्या है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज इन द एंड। तो उसको अच्छे से लो। देन बेसिक जो एलोपैथी में है दैट इज मल्टीविटामिन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंटी एमेटिक्स नोजिया के लिए कुछ देते हैं, एंड जैसे ग्लूकोज या कुछ ऐसा फॉर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ड्रिंक्स कुछ भी। अब आयुर्वेद में क्या देते हैं, आयुर्वेद में देखो, अगर मैं फिर वही बोलूं पुनर्नवा नहीं, धात्री लॉ नहीं ले पाती ले हम। सांडू का एक प्रेग यूट्रो सिरप है विच इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं शुरू की प्रैक्टिस में बहुत यूज करती थी, पर मेरी पेशेंट रो रो के पीती थी। अब और सारी मेडिसिन आ गई, आज से 22-23 साल पहले की बात करूं तो तब उतनी दवाइयां नहीं थी। प्रेग यूट्रो को मैं हमेशा सांडू को बोलती हूँ उसको थोड़ा मीठा कर दो, वो कषाय पैटर्न पे बनाया उन्होंने। प्रेगनेंसी में आप ऐसा कुछ नहीं पी पाते हो, वो प्यूक हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में हम क्या देते हैं इनिशियली। अब अगर आप मुझसे पेटेंट पूछे तो एमिरॉन बहुत अच्छा है, सिरप, टैबलेट, एनीथिंग विच एवर योर पेशेंट प्रेफर्स। डॉक्टर पालेब की सुजात कैप्सूल इज वेरी गुड, लेप्टाडीन इज वेरी गुड, लघु मालिनी इज वेरी गुड। इस टाइप की चीजें आप दीजिए अपने पेशेंट को, हर चीज BD देना है। नोजिया के लिए वॉमिट ऐप ट्राई करना, या QD नोजिया हिमालय का अच्छा है।
पर हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम को नहीं रोक पाता, तो उसमें हमें ऑन्डेंसेट्रॉन या ग्रैंडम देना पड़ता है। आई होप क्लियर हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी बोली हूँ पर क्लियर हो गया होगा कि हाइपरेमेसिस जहां आ गई कंडीशन, तो वहां हमको कुछ एलोपैथी ऐड करना पड़ता है। प्रेशियस प्रेगनेंसीज में जो हम ऐड करते हैं दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रेफरेबली बेड टाइम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जब भी लेते हैं थोड़ा सुस्त वाली फीलिंग आती है, वाटर रिटेंशन होता है क्योंकि, तो आप रात को सोते टाइम दें कि बाय द टाइम शी गेट अप्स इन द मॉर्निंग शी इज बेटर, थोड़ा ड्राउजी लगता है। तो अब इसमें न्यूट्रिशन पे, ये तो मैंने जस्ट एक आप लोग को बताने के लिए कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। कोई लेडी अगर सेंधा नमक खाती है तो प्लीज उसको आयोडाइज बोलिए। जिंक इज वेरी गुड फॉर ग्रोथ। फॉलिक एसिड आप सबको पता है अब्जॉर्प्शन एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए अच्छा है। अमीनो एसिड अगेन फॉर ग्रोथ, आयरन फॉर हीमोग्लोबिन, कैल्शियम फॉर योर बोन ग्रोथ बिकॉज इफ योर्स इज गुड बच्चे की अच्छी होगी। विटामिन डी, विटामिन ई फॉर मसल्स, ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स फॉर योर नरिशमेंट। तो यहाँ पे ये सब हमारे नरिशमेंट्स के लिए हैं और आगे जाके इनडायरेक्टली बच्चे के लिए। जेस्टेशनल विजिट्स कैसी होनी चाहिए, आपको अपने पेशेंट को कितने कितने दिन में बुलाना है। पहले 7 महीने तक महीने में एक बार आएगी, आप विजिट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बीच में आए, अदरवाइज एक बार। उसके बाद 7 मंथ्स के बाद हर 15 से 20 दिन में विजिट करेगी एंड 8 मंथ के बाद एवरी वीक बुलाना चाहिए और 9 के बाद एवरी 3 days टू लिसन द फीटल हार्ट। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ लिखी नहीं है। पहला कि 20 हफ्ते यानी 5 महीने पे क्विकनिंग का साइन होता है, यानी मदर परसीव्स द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड क्विकनिंग। वो 20 से 22 वीक्स में होता है। तो आप 6 मंथ्स के बाद से अपने पेशेंट से पूछना शुरू कर दें बेबी का मूवमेंट अच्छा है। अब वो बोलेगी अच्छा है, तो आपको पता होना चाहिए कितना। एवरेज जो गुड मूवमेंट होता है दैट इज 2 घंटे में एक बार, 1 क्लियर मूवमेंट इन एवरी 2 hours अगर है तो बेबी इज हेल्दी। बहुत घंटे निकल गए और एक स्लाइड सा किक है वो भी अच्छा नहीं है, और बहुत ज्यादा घूम रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। हम पलंग पे पड़े रहे तो बीमार है, एक्स्ट्रा कूदते रहे तो कहीं डिस्ट्रेस में है, रेस्टलेसनेस है। तो यही चीज बच्चे में भी है। अगर बहुत देर तक मूवमेंट नहीं हो रहा तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं मुझे बताओ। अगर पेशेंट बोले मैडम आज सुबह से मूवमेंट ही नहीं फील हुआ, हम ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं, मीठा कुछ खाने को कहते हैं ताकि इमीडिएट उसको ग्लूकोज का Yes. सोर्स मिले। हाइड्रेशन बढ़ाए, उसका ग्लूकोज वॉल्यूम बढ़ाए। कुछ नहीं है उस पेशेंट के पास तो बोलिए 2-3 चम्मच चीनी खा ले, शक्कर खा ले, क्योंकि ग्लूकोज लेवल हो सकता है कम हो रहा हो। जैसे ही ग्लूकोज जाता है बेबी का मूवमेंट नॉर्मलाइज होता है। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो प्लीज डोंट टेक रिस्क। आपने अभी भले ही पिछले 15 दिन पहले सोनोग्राफी कराई हो, आप फिर कराएंगे, क्योंकि लेस मूवमेंट एंड वेरी बहुत सारे मूवमेंट्स मींस बेबी इज इन डिस्ट्रेस। तो कहीं कॉर्ड राउंड द नेक टाइट तो नहीं हो गया, प्लाजेंटा सेपरेट तो नहीं हो रहा, यही सब आईयूएफडी के चांसेस होते हैं, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। तो ये 2-3 चीजें आपको हर विजिट में पेशेंट से पूछनी है। इसके अलावा क्या पूछना है, वजाइना में कोई गीलापन, कोई डिस्चार्ज। गीलापन वो बोलेगी, बट क्या उसमें स्मेल है, ईचिंग है? रीजन क्रॉनिक वजिनाइटिस विल लीड टू, बताओ, सर्विसाइटिस एंड देन preterm delivery. inflammation in amniotic membranes which will result in preterm delivery. This is ascending infection. Vagina से गया cervix पे, cervix से गया amniotic membranes में, and then amniotic membranes inflame हुई कि pain trigger हुआ, patient lands up in preterm delivery. तो ये कुछ चीजें बिल्कुल हर बार के प्रश्न बना लिए जाएं कि आपको ये है। अब बीपी मॉनिटर हमें करना है, वेट मॉनिटर हमें करना है। बीपी शुड बी, देखो जो पेशेंट का सबका अपना बीपी एक टाइप होता है। जैसे अगर मैं अपना बोलूं तो आई एम ऑलवेज ऑन द लोअर साइड, 110/70 मेरा अच्छा है, जहां 120 पार किया और 84 तो मुझको समझ में आने लगता है कि बढ़ रहा है। हर पेशेंट का अपना एक बॉडी टाइप है।
अगर किसी भी पेशेंट का परसिस्टेंटली 130/90 एंड अबव आ रहा है तो शी इज गोइंग टूवर्ड्स पीआईएच। तो प्लीज केयरफुल हो जाए। ऐसा नहीं बीपी नापा लिखा और छुट्टी, नो। 130/90 आ रहा है, 20 वीक्स पे ये ट्रांजिशन फेज होता है। 20 वीक्स पे ट्रांजिशन होता है बेटा, शुगर का, बीपी का, बेबी के आसपास के लाइकर का, बेबी के वेट का, तो और सर्वाइकल लेंथ का। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आगे अच्छा चले। बीपी अगर परसिस्टेंटली 130/90, 140/90 ऐसा आ रहा है तो आप इमीडिएटली उसका यूरिन एल्ब्यूमिन चेक कराएंगे। वो मैंने रूटीन टेस्ट में नहीं लिखा है, दिस इज एक्सटेंडेड एंड एएनसी प्रोफाइल। यूरिन एल्ब्यूमिन अगर आ रहा है, that means this BP is giving load to her kidney to filter out albumin proteins. अब प्रोटीन फिल्टर होगा तो क्या होगा? हाइपोप्रोटीनीमिया, बेबी ग्रोथ लेस, लाइकर एमनियोटिक फ्लूइड लेस, एंड मदर को एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? पीडल एडिमा, पैरों में। ठीक, हम इग्नोर मारते रहे तो धीरे धीरे लेग्स, देन ऑन एब्डोमिनल वॉल। आप एब्डोमिन की वॉल पेड्यू ऑरेंज अपीयरेंस की हो जाती है क्योंकि उसके नीचे कलेक्शन होने लगता है फ्लूइड का। तो दीज ऑल आर अलार्मिंग साइंस ऑफ देन पीआईएच के बाद की जो गंदी स्टेज है दैट इज एक्लेम्शिया, मदर फिट्स में जाए। तो ये सब केयरफुल रहने के लिए शुरू से ही, अगर उसकी टेंडेंसी हाई बीपी की है, एक तो हिस्ट्री टेकिंग अच्छी रखो। मैं हमेशा बोलती हूँ फैमिली हिस्ट्री जरूर लिखो, क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा को 50s में से कोई बीमारी आई है एट द एज ऑफ 50s, इट इज इन योर जीन्स। एंड हमारे जीन्स कब रिफ्लेक्ट होते हैं? व्हेन दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड। कहीं उसमें कोई भी प्रेशर आया, देखो आदमी की असलियत कब आती है, कब नजर आती है? जब वो प्रेशर में हो या जब आपको उसकी जरूरत हो, तब आप आदमी की असली पहचान कर सकते हो। ऐसे ही आपकी बॉडी की असली पहचान कब होती है? व्हेन योर बॉडी इज कॉम्प्रोमाइज। इफ योर इम्यूनिटी इज गुड, आप उसको झेल जाओगे। इफ इंटरनली ऑल योर पैरामीटर्स आर राइट, आप उसको झेल जाओगे। अदरवाइज आपकी कॉम्प्रोमाइज बॉडी और जो अंदर से कॉम्प्रोमाइज है वो रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो 20 वीक्स के बाद थोड़ा सा केयरफुल एग्जामिनेशन अपनी एएनसी पेशेंट्स का करना शुरू करो, बिकॉज वो वर्किंग अगर है तो उसको बाहर का भी स्ट्रेस है, फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक स्ट्रेस भी है, और खुद का एक बॉडी में तो ग्रोथ हो ही रही है तो देयर इज अ स्ट्रेस। तो इनको कोप अप करने के लिए 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे। बीपी मॉनिटरिंग, वेट मॉनिटरिंग। इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट लॉस हो कोई टेंशन नहीं, बिकॉज पेशेंट खाना नहीं खाती है। बट आफ्टर दैट, आफ्टर 5 months, इट इज सीन कि ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 किलो गेन होता है। अगर किसी का एकदम 3-3.5 गेन है, मे बी नॉर्मल हो, है ना, वो बल्कि टेंडेंसी है, होगा। बट हमारा काम एज डॉक्टर क्या है? 2 चीजों को देखो, उसका बीपी एंड शुगर। एब्रप्ट चेंज इन वेट कैन बी बिकॉज ऑफ एडिमा इन बॉडी, कैन बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शुगर इन बॉडी, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसीलिए हम 20 वीक्स पे OGTT कराते हैं, रिपीट। अगर तब तो रैंडम शुगर ले लिया, 20 वीक्स पे OGTT, 28 वीक्स पे OGTT, वो सब नॉर्मल आ रहा है तो ठीक है, लास्ट में छोड़ दो। अगर कुछ भी हायर साइड आ रहा है तो HbA1c साथ में करते चलते हैं कि कहीं GDM डेवलप तो नहीं कर रही, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। आई होप क्लियर हो रहा है सबको ये सब, क्योंकि रोज का काम है तो मेरे अंदर ऐसा भर गया है पेशेंट्स को ना, ऐसा वाला देखना कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चा एक बार हो जाए तो वो हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड एक बहुत जरूरी चीज, वंस व्हेन आई वाज डूइंग MD, मैंने MD बहुत लेट किया। आई लेफ्ट माई PG, NIA छोड़ के गई थी शादी करने, उसके बाद 14 साल बाद किया MD। तो मेरी स्टूडेंट को मैं क्लिनिक दे गई, स्वीटी को दुख हो रहा है NIA छोड़ा, अब नहीं होता मुझे, अब तो फिर प्रोफेसर बन गई। तो मैम पहले क्या सब्जेक्ट था आपका? मत पूछ, दुख होगा, रोग निदान। कोई बात नहीं, आई वॉन्टेड अ गुड हस्बैंड सो आई लेफ्ट इट। तो तब ये वाले मोबाइल्स बहुत होते नहीं थे, तो मेरे को ये लोग
किसी का फीटल हार्ट सुनते थे, एंड शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैं नहीं बोलूंगी, उसने 3 साल मेरा क्लिनिक संभाला उस बच्ची ने, मैं तो कभी कभी बीच में आती थी। एंड एज अ डॉक्टर बोलूं तो आज वो बहुत अच्छी है, उसने भी पीजी किया, मेरे ही सब्जेक्ट में पीजी है। तो बस वो पता नहीं शफल सुना होगा और डाल दिया, मैंने बोला यस फीटल हार्ट ठीक है। आपको भी बेटा, एंड इट वाज IUFD, ये चीज प्लीज अपने ओपीडी में ध्यान, जो जो मैंने फेस किया है, कभी मैं आपको वो एम्फेसिस के साथ बोल रही हूँ, शफल इज अ साउंड ऑफ वेसल्स। जब आप फीटल हार्ट सुने, नए बच्चों को सिखा रही हूँ बेटा, जब आप डॉपलर पेट पे रखें तो आप माँ की पल्स पकड़ लें, अगर वो आवाज और मदर की पल्स साथ चल रही है, दैट इज यूटराइन शफल, मदर की यूटराइन आर्टरी की आवाज सुन रहे हो आप, जो एक उंगली के बराबर होती है, बट ANC में क्योंकि सिजेरियंस करते हैं तो देखते हैं वो एक अंगूठे से भी मोटी हो जाती है, इतनी एनगॉज्ड होती है। तो जब वो पंप होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो उसकी एक हिसिंग साउंड आती है विच इज कॉल्ड यूटराइन शफल। ठीक है, तो अगर मदर की पल्स और वो आवाज चल रही है, दैट इज यूटराइन, आपको वो फीटल हार्ट नहीं माननी है। फिर जगह बदल के देखो, 130 140 आ रही है, क्योंकि डॉपलर में तो डिजिट्स आ जाते हैं, बट वो टक 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 नॉकिंग साउंड नहीं है, एंड इट इज अ ऐसा फुश फुश वाला साउंड है, इट इज कॉर्ड का शफल, इट इज नॉट फीटल हार्ट। अब हमने 130 सुना और लिख दिया फीटल हार्ट प्लस, एंड दैट बेबी वाज डेड। तो ये चीज का ध्यान रखना है ना। बिफोर डॉक्यूमेंटिंग एनीथिंग प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर कि ये चीज ये है तो मैं लिखूं, नहीं तो नहीं। आप उसको छोड़ दो और एडवाइस USG लिख दो, फीटल हार्ट नॉट ऑडिबल क्लियरली, ऐसा लिखे भेजो, दिख गया सोनोग्राफी में लिख देंगे, बट नेवर, whenever you are not confident, don't document anything. So that was what? It was a fetal heart shuffle. मतलब sorry, umbilical cord का shuffle sound था, and it was not fetal heart sound. तो ये कुछ कुछ चीजें बेटा ध्यान देनी है। Then मैम जो फीटल हार्ट लिखते हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखनी चाहिए क्या? नहीं, मैं तो एवरेज आउट कर देती हूँ, जैसे 130 से मान लो 140 गई, एंड ज्यादातर 134-35 चल रही है, आई राइट 134 बीट्स पर मिनट, एंड इट इज रेगुलर। ऐसा पल्सेशन आ रहा है तो इट इज इरेगुलर, फिर भेजो इको के लिए, है ना। अब इसमें एक चीज और क्या मैं बोल रही थी, हाँ, हम फंडल हाइट्स देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया ट्रेट में भी ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, सिकल सेल एनीमिया में फीटल हार्ट को कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें हमको मदर को पॉपअप रखना होता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो बेबी IUFD या IUGR में जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें क्या बता रही थी मैं, हाँ, फंडल हाइट्स हम कैसे देखते हैं, जो पुराने प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको आता होगा, बट मुझे कल परसों ही पता चला स्टूडेंट्स है, इसलिए मुझे लगा था कि चलो अब लास्ट 2-3 क्लास में थोड़ा और डिटेल बताऊंगी। देयर आर 3 ग्रिप्स बेटा, फंडल, लैटरल एंड पॉलिक, है ना। तो आपको 12 वीक्स तक तो फंडल हाइट नहीं आती, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे बच्चा छुपा रहता है। उसके बाद आप एवरेज देखो तो 2-2 उंगली हर महीने बढ़ता है, एंड नाभि पे 24 वीक्स होता है, तो दैट इज 6.25 महीना, क्योंकि बच्चा हमेशा 15 दिन आगे होता है, तो नाभि पे 6.25 महीने पे आपको, आप जब ऐसा फील करते हो दैट इज फंडल ग्रिप, ऐसा लैटरल फील करते हो, पेट को मां के हिलाते हो, दैट इज लैटरल ग्रिप, और इस तरीके से नीचे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर फील करते हो फॉर द प्रेजेंटिंग पार्ट की वर्टेक्स है, पैर है, हिप्स है, क्या है, दैट इज पॉलिक्स ग्रिप। इस तरीके से धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। अब फीटल हार्ट कहाँ सुननी है, ये भी जरूरी है ना कि कहाँ सुने। तो जब इनिशियल है बेटा, मतलब 14 हफ्ते तक मैं बोलूं, तो बस बिल्कुल सेंटर में प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर प्रोब रख दो, आपको फीटल हार्ट सुनाई देगी एकदम से। तो अगर एंटीवर्टेड यूट्रस है तो बहुत अच्छे से आती है, पर रेट्रोवर्टेड है तो पीछे होगी, तो थोड़ा सा प्रेस करके रखोगे तो फील होगा। ब्लैडर एम्प्टी करा लेना, लेकिन पेशेंट को बाथरूम करा के लिटाया करो, क्योंकि ब्लैडर फुल होगा तो फंडल हाइट ज्यादा आएगी, ब्लैडर फुल है वो यूट्रस को और पुश कर देगा, तो हमेशा यूरिन करके पेशेंट लेटे। फिर धीरे धीरे आप इनिशियली सेंटर में ही रखेंगे, कब तक?
18 हफ्ते तक। 20 हफ्ते के बाद बेबी लगभग एक हथेली के बराबर हो जाता है, तो वो अपनी पोजीशंस लेने लगता है। तो उसमें कभी आपको फीटल हार्ट साइड में मिलेगी, कभी बीच में, कभी इस साइड। तो वो आपको तीनों पोजीशंस देखनी है। नाभि तक आते आते यू कैन फील द बैक ऑफ द पेशेंट फीटस। बैक हमेशा यूनिफॉर्म फील होगी। इसको ऐसे समझ ले कि अगर ये पिलो है ना, तो आप इधर हाथ चला रहे हैं बेटा तो आपको यूनिफॉर्म फील होगा, और इधर हाथ चलाओगे तो आपको अनइवन फील होगा, है ना। कभी एक ऊंचा नीचा ऊंचा, बट यहाँ आप इवन फील कर रहे हो। तो दिस इज द बैक ऑफ द बेबी। बैक पे आप डॉपलर को प्रेस कर दें, आपको फीटलाट 200% सुनाई देगी। तो यही मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊं। मैम आपको कैसे मिली? मैंने कहा वो मिली ऐसे बेटा, क्योंकि मैं बैक पहचानना सीख गई हूँ, तो तुम्हें भी बैक पहचाननी। अब बेबी ऐसा रहता है बेटा, मदर का पेट की स्किन इतनी मोटी तो है नहीं। आप जैसे ही ऐसे हाथ चलाओगे तो कहीं आपको उठा, कहीं गड्ढा फील होगा। दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बेबी। आपको डॉर्सल सरफेस पे जाना है, वहां आपने डॉपलर रखा, आपको फीटलाट सुनाई दे जाएगी। 7, 8, 9 मंथ्स में तो बहुत ही क्लियर सुनाई देती है, क्योंकि फुल फॉर्म्ड बेबी हो जाता है। तो दिस इज हाउ आप अपनी प्रैक्टिस में धीरे 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 कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। देन जो चेंजेस स्किन पे आ रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व करना है। लीनिया एल्बा क्लियर हो जाती, मतलब डार्क हो जाती है, लीनिया नाइग्रा बनती है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसकी स्किन की केयर भी करनी है। कोई भी लुब्रिकेंट दे दीजिए, पेशेंट लगाए और उसको समझाओ कि ब्रेस्ट पे भी लगाना है, क्योंकि ब्रेस्ट साइज भी बड़ा होता है तो उसमें भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। थाइज पे आते हैं एंड लोअर एब्डोमेन में आते हैं। तो ये केयर 5 मंथ से शुरू कर दे पेशेंट, क्योंकि निपल में क्रैक्स देखे जाते हैं। हाइपोथायरॉइड्स की स्किन ड्राई है, जैसे ही स्ट्रेचिंग शुरू होगी वो क्रैक्स आने लगते हैं और गंदे वाले स्ट्रेच मार्क्स। तो ये सब थोड़ा 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 केयर आपको अपने पेशेंट्स को सिखाना है। देन इज द कॉमन डिस्कम्फर्ट जो आपकी पेशेंट मैम तो बोलती है। स्ट्रेच मार्क्स के लिए अपना आयुर्वेद में कुछ है? अच्छा, बहुत सारा है बच्चा, अब तो बहुत चीजें आ गई, बहुत, है ना। मैं तुम्हें बताती हूँ, जिसका लैक्टेयर है, मैं वो कंपनी का नाम भूल रही हूँ, उसका डेलेवेरा क्रीम बहुत अच्छा है, मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। फिर लामार है एक कंपनी, उनका स्ट्रेच गार्ड लोशन है, और सॉफ्ट एंड सिल्क है। एक मैं ना एक्चुअली इनकी कंपनी देखती, मुझे गोलियों की कंपनी ज्यादा। चार एक बार नाम दोबारा बताना। स्ट्रेच गार्ड, स्ट्रेच गार्ड लोशन, इसमें एलोवेरा, हरिद्रा, करंज, ये वाली चीजें, मुझे ये अच्छा लगता है। ओके मैम। और दूसरा आपने सबसे पहले क्या बताया था? डेलेवेरा, DELIVER है, डेलेवेरा। जो साउथ वाले हैं ना, मेरे इसमें साउथ वाले भी कुछ लोग हैं, आप लोग को तो एलादी ऑयल बहुत अच्छा मिलेगा। साउथ के ऑयल्स आर वेरी गुड, एलादी ऑयल इज वेरी गुड। छोटी ELA, छोटी इलायची, एलादी ऑयल, वो अच्छा है। इस पोषक ऑयल चिरायु का बहुत अच्छा है। ये चीजें आप पेशेंट को अप्लाई करने बोले, लुब्रिकेटेड रहेगा। अच्छा, एक चलो पहले ये करते जाते हैं, एक एक करके बताती हूँ। पेशेंट मॉर्निंग सिकनेस, फटीग और बैक पेन के साथ इनिशियली आपके पास अगर आता है, तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए अगर हम वॉमिटैब दे दें, क्यूडी नोजिया दे दें, छोटी सी अदरक को काला नमक लगा के चूसने के लिए दे दें, हिमकोसेट दे दें, जुल्सर सिरप इसका बहुत अच्छा है, ब्यूफिक कंपनी का। अगर पेशेंट पैसिफाई है, फाइन, किसी ऊंचे उस पे जाना ही नहीं है। फटीग इज बिकॉज आपकी बॉडी डिवाइड कर रही है अपना न्यूट्रिशन, तो इसको आप किसी अच्छे टॉनिक से बढ़ा के रखेंगे। देन कम्स दी बैक पेन। बैक पेन नॉर्मली देखा है मैंने, जिनका रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो उनको होती है, क्योंकि यूट्रस पीछे की तरफ ही बढ़ रहा है, तो वो सैक्रल प्लेक्सस और सैक्रम पे प्रेशर देता है, रेक्टम पे प्रेशर देता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ कर तो सकते नहीं कि रिट्रोवर्टेड को आगे कर दें। 3 मंथ्स के बाद वो अपने आप सीधा हो जाएगा यूट्रस, जब ग्रोथ होगी। तो तब तक के लिए आप उसको कुछ मसाज के लिए बोले, एंड थोड़ा सा उसको हॉट फर्मेंटेशन सेंटर्स हैं तो हल्की पोटली, इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। मेक हर अंडरस्टैंड कि ये बैक पेन आपका 3 महीने में कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रेगनेंसी में इट इज वेरी कॉमन, पहले उसके डाइट से ऑल्टर करें, नहीं होता है तो अब आप लोगों के एरिया में जो प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन मोशन के लिए हैं वो दे। मेरे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं,
सेनाट्रेट, सुप्रभात, हस्की, तो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। स्माइलेक्स सिरप, इसमें सिर्फ अंजीर और द्राक्षा है, तो स्माइलेक्स सिरप बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो बहुत लिखती हूँ। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन बना रहा तो फिशर होना ही होना है, ग्रेजुअली वो पाइल मास में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्ट बर्न के लिए इसमें हम अवॉइड करें रस औषधियां, प्रवाल दे सकते हैं, प्रवाल इज वेरी गुड, मुक्ता दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। झंडू का ज़ैनासेड डीओ दे सकते हैं, उसमें यष्टि मधु और मुक्ता है, तो ये सब चीजें आप दे सकते हैं। हिमालय का हिमकोसेट दे सकते हैं, दैट इज गुड फॉर हार्ट बर्न। एंड कुछ घरेलू देना है तो छोटी इलायची चूसने के लिए बोलिए, वो ठंडक देगी। एंड चूस नहीं सकते तो मिश्री के साथ लेके देखें। स्वोलन एंकल, फीट एंड फिंगर्स, इसमें 2-3 चीजें चेक करेंगे जो मैंने बताया। पहला, हाइपोथायरॉइड तो नहीं, दूसरा एनीमिक तो नहीं, तीसरा हाइपोप्रोटीनीमिया तो नहीं। ये सब नहीं है तो ठीक है, फिर आप गोपचूर दे सकते हैं। इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी फॉर एज अ माइल्ड डायूरेटिक। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फॉर 3 मंथ। प्रोटीनीमिया के लिए टेस्ट का नाम बताएंगे प्लीज? हाइपोप्रोटीनिया मैम सीरम प्रोटीन कराएं, सीरम प्रोटीन कराएं, अगर वो कम आ रहा है तो बिल्कुल फिर आपको देना है सीरम प्रोटीन। एंड मैंने एक जो बोला वो बीपी वाला, दैट इज यूरिन एल्ब्यूमिन, यूरिन में एल्ब्यूमिन चेक करेंगे। हाइपरटेंसिस में यष्टि मधु क्यों अवॉइड करेंगे बेटा, कुछ गड़बड़ होता है क्या? मुझे तो आइडिया नहीं, बिकॉज वो तो अच्छी है, रीजनरेशन एंड उन सब के लिए अच्छी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स रहता ही है, क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर आएगा, एंड लास्ट 9th मंथ में रहता है, तो यू हैव टू मेक योर पेशेंट अंडरस्टैंड। मूड स्विंग्स इज बट ऑब्वियस, बिकॉज व्हेन योर रस औषधि से लिवर ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है क्या? प्रोलॉन्ग यूज ऑफ रस औषधि तो मुझे नहीं जमता, इसलिए उसमें बहुत कुछ हो सकता है। छोड़ना चाहिए हर 3 वीक्स में। इनफैक्ट एसडी फाइटो का जो पल्सी न्यूरॉन है, इट इज वेरी गुड फॉर नर्व्स, लेकिन वो खुद ही बोलते हैं कि आप 3 हफ्ते बाद गैप दीजिए, फिर दीजिए, क्योंकि इसमें समीर पन्नग है। तो आप समझो, जो बनाने वाला बोल रहा है तो है, एसडी फाइटो तो बहुत अच्छी कंपनी है। स्किन मैम चेंजेस, स्वेलिंग में आप क्या देते हैं? हाँ बेटा, स्वेलिंग में क्या देते हैं? बोक्शूर, बोक्शूर तब देती हूँ जब सब कुछ ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, थायराइड ठीक है, प्रोटीन ठीक है, फिर देती हूँ बेटा। पर अगर कुछ है तो फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। स्किन चेंजेस में जो मैंने अभी बोला, स्ट्रेच मार्क्स है, कॉन्स्टिपेशन के लिए जो सिरप बताया वो रिपीट करेंगे क्या किसका सिरप बच्चे? मैम? कौन सा कॉन्स्टिपेशन सिरप के लिए जो करेगा? सिरप बताया वो स्माइलेक्स, मैम, जो स्माइलेक्स साउथ का बताया। स्माइलेक्स, थैंक यू मैम। है ना। अब स्किन में एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सबको देखनी है, प्रेगनेंसी में कॉलिस्टैसिस होता है। बाइल जो, जैसे गट स्टमक एम्प्टिंग डिलेड है, ऐसे ही सारे स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं। तो कॉलिस्टैसिस, बाइल का जमा होना, एक्यूमुलेशन। तो बाइल जो, जब कॉलिस्टैसिस होगा तो पेशेंट को एब्डोमेन में बहुत ईचिंग, बारीक बारीक दाने होते हैं। आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो थाइस तक जाता है। इसको अगर कोई पेशेंट कह रही है आपको, तो आप लगाने के लिए उसको टू बी कि पैसिफाई कर दें उसकी ईचिंग, आप कुछ भी दे सकते हैं आपके एरिया का। स्ट्रेच क्या है वो, स्टार एक्टिव, एल्थिया लोशन, स्ट्रेच, ये स्ट्रेच गार्ड वाला जो लोशन है, क्योंकि हरिद्रा करंज है, ये सब दे सकते हैं। लेकिन कारण को तो हटाया नहीं, कैसे ठीक होगी? तो उसका LFT कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट। LFT और मैम ओटीपीटी कई बार भरा हुआ मिलता है ऐसे वो LFT में आ जाएगा ना पूरा, Alkaline, हाँ, ओटीपीटी, हाँ जी, अल्कलाइन फॉस्फेटेस। अगर ये सब बढ़ा हुआ है तो फिर एक लिवर टॉनिक देना है। और लिवर टॉनिक में मुझे जिन पे कॉन्फिडेंस है और मुझे सेफ लगते हैं, दैट इज एमिकॉर्डियल एंड ली52। ये दोनों मुझे लगता है कि सेफ है, एंड दे हैव रिकमेंडेड दिस कि यू कैन गिव इन प्रेगनेंसी, तो ये खाली पेट उसको दे दे। तो एमलिक्योर डीएस जो एमिल का है, एमलिक्योर हाँ, डीएस। तो ये जब नीचे लेवल आएगा, अपने आप उस पेशेंट की ईचिंग ठीक हो जाती है। नेजल कंजेशन एंड नोज ब्लीड्स, ये सिर्फ होता है हीमो डाइल्यूशन एंड वो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ब्लड का, उसकी वजह से। जहाँ एंड आर्टरीज होती हैं बॉडी में एंड आर्टरीज कहाँ कहाँ है? ब्रेन में, हार्ट में,
किडनी में, स्टमक में, मतलब ईसोफेगस, कार्डियक एंड पे, एंड नोज, आईज। इसीलिए अब अगर देखें, ये तो मैं कॉमन चीजें बता रही हूँ, कॉम्प्लिकेशंस देखें बेटा, तो हाइपरटेंशन, पीआईएच में पेशेंट का विजन ब्लर या कई बार ब्लाइंडनेस आती है, उसको वॉमिटिंग्स होती हैं ब्लड की, बिकॉज उसका ईसोफेजियल वेरिसिस हो जाती है। पेशेंट रीनल किडनी डायलिसिस पे जाती है, पेशेंट को हैमरेज या फिट्स आते हैं। तो जहां जहां एंड नोज से ब्लीडिंग होती है, जहां जहां एंड आर्टरीज हैं, उन पे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का प्रेशर आता है। तो नेजल कंजेशन कॉन्स्टेंटली अगर कोई पेशेंट आपको बोल रही है या बोल रही है कि कभी भी नाक से थोड़ा सा ब्लड आता है, डोंट टेक इट लाइटली कि गर्मी का मौसम है, नक्सीर हो रही है या ये हो रहा है। नो, get her BP monitoring done very seriously with urine albumin and all the profiles, ठीक है, coagulation profile, तब हल्के में नहीं लेना, पेशेंट बिल्कुल जाता है फिर हमारे हाथ से। एंड लेग क्रैम्प्स आर कॉमन, इसमें आप मैग्नीशियम दें, मसाज करें, जो मैंने इनिशियली लिखा है। लेग क्रैम्प्स आर कॉमन फॉर दी restricted back flow and constant pressure on the lower limbs। अब ये कॉम्प्लिकेशंस है, मैंने वही कहा ना, होने को रोड पे डिलीवरी हो जाए कुछ नहीं होता, और होने को 5 स्टार होटल में भी हो जाए और गड़बड़ होता है। तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस में जेस्टेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर विच डेवलप्स नॉर्मली आफ्टर 20-22 वीक्स। उसके बाद अगर एकदम मदर का वेट गेन हो रहा है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, रिपीटेड वजिनाइटिस, ऐसी कुछ कुछ कंप्लेन्स के साथ अगर वो आ रही है, तो प्लीज उसका HbA1c OGTT रेगुलरली कराएं और ऑब्जर्वेशन पे रखें। मैम अगर नॉर्मली जैसे विदाउट प्रेगनेंसी भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यूटीआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब हो जाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन काफी बार, तो हम चंद्रप्रभावती दे सकते हैं उसके साथ कुछ और? चंद्रप्रभा बहुत अच्छी है, खाली चंद्रप्रभा काम करेगी। 2 टैबलेट दे दिए ना, कितने डेज के लिए? 15 डेज के लिए। 15-20 दिन दो, अच्छी अब दवाई है। देखते हुए हम पानी पीते रहते हैं, मैडम बैठी रहती है और हम बाथरूम में जाते रहते हैं। मेरे को तो पानी पीने की ना, एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, पैनासेक्टोमी जब से हुई है ना, मेरा मुंह बहुत सूखता है। दिस इज 0 ईस्ट्रोजन हुआ ना, तो मेरे को तो पानी पीने का कीड़ा है। मेरे क्लिनिक में भी बॉटल्स खत्म होती मैम रहती है। लेकिन अगर हम पीते हैं तो हम बार बार यूरिन जाते हैं। हम नहीं जाते क्योंकि हमको डिहाइड्रेशन हो रहा होता है। ज्यादा बोलती हूँ एक तो वैसे भी ना, तो ऐसा होता ही है। दिन भर बोलना है ना, देख क्लासेस लेनी है 2-2 घंटे की, फिर क्लिनिक में बोलना है, तो मुंह सूख ही जाता है। और हम जितना पीते हैं उतना वॉश आउट हो जाता है, ऐसा लगता है कि इनटेक ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है। आउटपुट ज्यादा। एक्सरसाइजेस करो, आगे जाके ओके इनकॉन्टिनेंस ना हो जाए, ध्यान रखो। ओके छोटे ओके। छोटे हो अभी तुम लोग तो। जेस्टेशनल डायबिटीज, देन प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया आपको अलार्म देता है, उस अलार्म को प्लीज कोई इग्नोर नहीं करना। उसके अलार्म्स में मैं सबसे पहले बता रही हूँ बीपी मॉनिटरिंग, पहला। दूसरा, पैरों में स्वेलिंग, आप क्वेश्चन ही पूछोगे कि पैर में जो स्वेलिंग है तुमको बेटा जब तुम सुबह सो के उठती हो तो वो होती है या कम हो जाती है? अगर उसने बोला कम हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द लोअर लिम्स। बट इफ इट रिमेन्स द सेम, आगे वो बीपी की पेशेंट हो सकती है। अगर उसको एनीमिया नहीं है, थायराइड नहीं है, तो थोड़ा, और वो ओवरवेट नहीं है, तो ये थोड़ा सा केयरफुल हो जाना। तीसरा, अगर कांस्टेंट स्टफी नोज या एपिगैस्ट्रिक पेन, जिफी स्तनम के जस्ट पीछे पेन बोल रही है, आपके एंटासिड से पेन कम नहीं हो रहा है, इट इज अलार्मिंग साइन ऑफ प्रीएक्लेम्शिया। वो ईसोफेजियल वेरिसिस ब्लीड कर जाएगी। मेरे 2-3 पेशेंट्स में हुआ है ये, तो थोड़ा सा केयरफुल। पेट दर्द है, अच्छा एसिडिटी हो रही होगी, लिखा हिमकोसेड, एंड कर दिया, नहीं। अगर उसको बोलो कि मैं ये दवा दे रही हूँ, इससे आराम नहीं आए, तो इमीडिएटली मुझे कल बताओ, आपको पता चल जाएगा। पेशेंट बोले कि मैं उठी थी सुबह, आंख के सामने धुंधला था, क्लियर नहीं दिख रहा था, फिर थोड़ी देर बाद क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप सो के उठते हो प्रेशर राइज होता है, फिर धीरे धीरे वो पैसिफाई होता है। तो ये ट्रांजिएंट पीआईएच के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देन इन्फेक्शंस में बिकॉज हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में,
तो हमको ध्यान देना है कि हमें रिपीटेड यूटीआई ना हो, हमको कोई टाइफाइड टाइप मुंह से लेने वाले ऊटपटांग खाने से कोई गट का इन्फेक्शन ना हो, वजिनाइटिस बार बार ना हो और सोर थ्रोट ना हो, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर गया तो रूमेटिक फीवर में जाएगी। इन 2-3 चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस मतलब अवॉइड ही करें, पेशेंट को समझाते चले। एनीमिया, हीमोग्लोबिन आप सबको पता है, आयरन डेफिशिएंसी, बेबी कॉम्प्रोमाइज, IUFD या IUGR, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो है ही एक अलार्म, अगर वो है तो भागना है पेशेंट को लेके। प्लाजेंटा प्रीविया, प्लाजेंटा इज नॉर्मली फंडल, ये यूट्रस है वो फंडस पे होता है, फंडस पे ना हो तो फंडोलैटरल होता है, साइड्स में होता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मार्जिनल और नीचे है, दैट इज प्लाजेंटा प्रीविया, grade 1, 2, 3. It is low lying, it is near the os, it is covering the os. When it is near the os, patient बार बार सीढ़ी चढ़ रही है, उकड़ू बैठ रही है, ब्लीडिंग हो गई, तो आपको सोनोग्राफी में दिख जाएगा कि it is near the os. If it is covering the os, then तो उसको बाउट ऑफ ब्लड आता है, ऐसा गश आया बहुत सारा और रुक गया, क्योंकि आप दिन भर तो कितना टांगे हिलाते हो, कितना चलते हो, तो वो सर्विक्स थोड़ा सा लीक कर गया। इस केस में इट इज कंप्लीट बेड रेस्ट विद एलिवेटेड लेग्स। कोई और प्रेगनेंसी में टाइफाइड होता है तो उसमें हम क्या देते हैं? मैं तो बैकनेल दे देती हूँ, सेफ है, कुटज और बेल सेफ है, मुस्तार सेफ है ना। पैटनल, बैकनेल मैंने शायद कल परसों बताया भी था, बैकनेल सिरप मुझे अच्छा लगता है, टैबलेट बहुत बड़ी सी और अजीब सी है, तो बैकनेल सिरप देती हूँ। एंड ये लैक्टोगट या फ्लोरा सांटे हिमालय की, जो गट फ्लोरा अच्छा रखे, लो डाइट, जीरो मतलब उसमें लो कैलोरी डाइट, जीरो ऑयल कर दो, घी लो, ऑयल मत लो, ऐसा सब समझा देती हूँ। पर टाइटर अगर 1:320 या कुछ है तो फिर एंटीबायोटिक देना है, लो टाइटर है तो हम इन सब से कवर कर लेते हैं। देन प्री टर्म लेबर, अगर लेबर समय से पहले आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री टर्म लेबर, तो उस केस में सिर्फ एलोपैथी का सहारा बचता है, क्योंकि टोकोलिटिक एजेंट्स हमारे पास नहीं है, या अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताओ, बिकॉज मुझे प्रोजेस्ट्रॉन और डुआडेनाल को छोड़ना है, वो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बस यही 2 चीज मुझे एलोपैथी की यूज करनी पड़ती है पूरी प्रेगनेंसी, अदरवाइज इट इज कंप्लीट आयुर्वेद, तो बहुत अखरता है। इसमें आपको डुआडेनाल ड्रिप्स और इंजेक्शन लगा के पेशेंट को रखना है। These are the potential complications, जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री एक्लेम्शिया एंड प्लाजेंटा प्रीविया। इन प्रीटर्म लेबर तो एडमिट ही होगी, इन तीनों को आपको डायग्नोज करना है। देन योगा इज गुड फॉर प्रेगनेंसी। इंजेक्टेबल डुआडिलान से हाइपोटेंशन होता है मैम, क्या आईवी फ्लूइड दे के ही लगाना है, कैसे देना है, आप फॉल होता कैसे है देते बेटा, हैं? उससे बीपी भी फॉल होता है, पल्स रेट भी बढ़ता है ना। तो पेशेंट को, अब कोई पेशेंट तुम्हारी है जो 90/60 पे आई है और उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, तो क्या करेंगे, अपने को कॉन्ट्रैक्शन रोकने हैं, बीपी को तो अपन कवर कर लेंगे, तो उसको थोड़ी कॉफी पिला दो, थोड़ी, ज्यादा नहीं तो यूट्रस इरिटेबल हो जाएगा, नमक शक्कर का घोल पिला दो, अगर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस और एडमिट की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे उसको ओरल टैबलेट दे दो। बट अगर पीवी किया आपने और सॉफ्ट हो रहा है, पैचुलस हो रहा है, या 1 फिंगर है, या टिप एंटर कर रहा है, देन तो एडमिट ही होना है। तो उसको बहुत स्लो देते हैं, 5 ड्रॉप्स पर मिनट, धीरे धीरे चलाते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस जरा कम हो जाए, है ना। देन लघु मालिनी, गर्भपाल रस, गर्भ चिंतामणि रस, इसके लिए मुझे हमेशा से एक डाउट होता है, और मैं मेरे रसशास्त्र वाले कलीग से पूछती हूँ कि यार ये रस औषधियां क्यों सेफ है, जब हम बाकी रस औषधियां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोलते हैं। पर ठीक है, इवन दे डोंट हैव आंसर्स एंड इवन आई डोंट हैव, क्योंकि रसशास्त्र वाला जब नहीं कुछ बोल रहा तो अपन क्या बोलेंगे उसमें, क्योंकि इसमें भी गर्भ चिंतामणि में भी है वही सब, बट अच्छी दवाइयां हैं। गर्भ चिंतामणि से बेबी वेट बहुत अच्छा बढ़ता है। गर्भपाल और लघु मालिनी इनिशियल 3 मंथ्स तो मैं देती हूँ, लघु मालिनी देन गर्भपाल, दे आर वेरी गुड। ये छोटी छोटी जो है ना, बुखार जैसा लगना, थकान, ये भूख नहीं लगना, ये वाली चीजें ये बहुत अच्छे से कवर करती है। थैंक यू। अब मैम, आपको क्या गर्भपाल रस और गर्भ चिंतामणि और लघु मालिनी, इनमें से ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, कोई भी एक दे सकते हैं? लघु मालिनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, गर्भपाल सेकंड ट्राइमेस्टर, गर्भ चिंतामणि
गोल्ड प्रिपरेशन है तो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देती, उसमें गोल्ड है, उसको लेट देती हूँ फिर। मैम मासानुमासी वटी भी देते हैं, प्रथम मैं नहीं लेती बेटा, ब्रह्मवती मैं नहीं द्विमास। लेती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें मेरा दिमाग नहीं है। मासानुमासिक जिसने बनाया है उसमें उसका दिमाग है, इसलिए मैं नहीं देती। लघु मालनी मैडम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी होती है हमें, हाँ, किस डोज में दें मैडम? बीडी 1 बीडी, इसको 2 और नहीं, 2 जी नहीं और करना। गर्भपाल रस सेकंड ट्राइमेस्टर में 1 बीडी। हाँ, और ये गर्भ चिंतामणि कब देना होता है मैडम? अगर आपको लग रहा है कि प्रेशियस प्रेगनेंसी है, बेबी ग्रोथ अच्छी नहीं, क्योंकि गोल्ड प्रिपरेशन है, मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ मेटल्स ना, मैंने आपको बताया, और कॉस्टली तो नहीं करती, पेशेंट को पॉकेट फ्रेंडली रखती हूँ। इसीलिए सारे एमआरस मुझसे नाराज रहते कि मैडम आप स्वर्ण भस्म नहीं लिखती, अवॉइड करती हूँ। IUGR या कुछ है तो लिखती हूँ। इसकी डोज क्या होगी मैम फिर? गर्भ चिंता 2 बीडी 1 बीडी, बीडी तो देना ही है। थैंक यू। मैम पेटेंट नाम आयरन और कैल्शियम। एक जन पूछो कोई। मैडम आयरन और कैल्शियम के पेटेंट दवाइयों के नाम भी बताइएगा। आयरन और कैल्शियम के पेटर्न, जी। आयोजिन, हिमोलफोर्ट, हर्बो आयरन, रक्तदा, एमिरॉन। एमिरॉन माइल्ड है, एमिरॉन हीमोग्लोबिन उतना अच्छा नहीं बढ़ाता, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रखता है। आयरन के लिए हर्बो आयरन, रक्तदा, हिमोलफोर्ट, और क्या बोला, अब्रलॉ, ये ये अच्छे हैं। सब दवा कैप्सूल फॉर्म में आएंगे मैम? ये सब टैबलेट्स हैं, आयोडिन सिरप है। ओके, और कैल्शियम भी बता दीजिएगा मैम। अर्बो कैल्शियम, मैक्स कैल्सी, ऑस्टियोकैप प्लस, अस्थि पोषक, ये अच्छे हैं। इनकी डोज 1 ओडी रहेगी मैम? 1 बीडी, 1 1 बीडी। बीडी। थैंक यू मैम। मैम अस्थि पोषक मैम और क्या बताया? ऑस्टियोन डी, हर्बो कैल्शियम, ऑस्टियोकैप प्लस, ये मुझे अच्छी लगती है। इसमें 500 mg कैल्शियम कार्बोनेट है साथ में। मैम प्रेगनेंसी में थायराइड को कैसे मैनेज करें? प्रेगनेंसी में बेटा थायरॉक्सिन ही देना है, कुछ और नहीं। मैम प्रोटीन पाउडर का कुछ सब्स्टिट्यूट जो आयुर्वेदा में दे सकते हैं? प्रोटीन में लिमिरॉन है ना, इसका एसजी फाइटो का लिमिरॉन अच्छा है। देन इसकी क्या है, पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। जो दूसरा एल्बोविट अच्छा है, देखो मैं भूल रही थी, एल्बोविट अच्छा है, JNJ डिशेन का, वो अच्छा है। और एल्बोविट JNJ डिशेन, एक किसी का है जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो मैं मंगा नहीं रही हूँ आजकल, भूल रहा है मुझे, बहुत ही गंदा सा टेस्ट है, पेशेंट वापस ही कर जाते थे कि मैम ये अच्छा नहीं है, पता नहीं अब याद पूछ के आएगा। माइक बंद कर दिया करिए, तभी डिस्टरबेंस होता है। और पूछो। मैम सर्वाइकल मैम जो डायलिटेशन के लिए, प्राइमरी पेशेंट में सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए डायलिटेशन डिलीवरी कराने के लिए, कोई पेशेंट डिलीवरी के लिए एडमिट होता है और डायलिटेशन अच्छा नहीं रहता है मैम। देखो उसमें ना आपके पास अगर कोई प्राइमी आ रहा है तो उसको आप ना जैसे ही उसके 34 वीक्स हो जाए तो आप उसको पिचू रखवा सकते हो, या एक जेंटल इसमें वजाइना में मसाज करवा सकते हो, स्थानिक स्नेहन बोलेंगे उसको, ऑफ धन्वंतरम या दशमूल या कैस्टर इनसे, वो उसकी मसल वजाइनल वॉल्स अच्छी हो जाती है। पूर्वा आप अपना माइक ऑफ करो प्लीज। मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। मैम आपने इकोस्प्रिन की जगह पे ब्राह्मी बोला था ना? और ब्राह्मी गूगल में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गूगल पे मत जाओ। मैम वो स्टार्टिंग से ही दे सकते हैं? हाँ पर स्टार्टिंग से क्यों देना है, फर्स्ट 3 ना मंथ्स तो कोई कोई लेट प्रेगनेंसी मतलब ज्यादा एज होती है ना पेशेंट की, तो कोई कोई गायनेक दे दो, स्टार्टिंग से इकोस्प्रिन चालू कर देती है। दे दो ब्राह्मी। हमारे में ब्लड थिनर तो जिंजर भी है, गार्लिक भी है, आप हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। मैम फिर उसका मतलब फायदा बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है, मैं तो अब कितने हैं जो, मतलब मुझे लगता है हजारों बच्चे पैदा हो गए यार मेरे पास, और मैं तो ब्राह्मी देती हूँ। मैम किसी क्या का भी ग्रोथ बच्चा नॉर्मल नहीं। दे कि क्या?
है? घृत देना है क्या ब्राह्मी नहीं का? नहीं, टैबलेट। घृत वित कहाँ टैबलेट। पिएगी बेटा प्रेग्नेंट लेडी, बिल्कुल भी ओके नहीं, टैबलेट देंगे। ओके ओके। मैम जो मैम प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में टॉर्च भी पॉजिटिव एक प्लेटलेट्स एक केसेस, किस में बढ़ते हैं? एक एक करके बेटा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो प्रेगनेंसी में टॉर्च पॉजिटिव केसेस होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंग आयुर्वेदा कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया था पिछली क्लास में, शायद टॉर्च इन्फेक्शन किसी एक में मैंने बताया बेटा कि अगर टॉर्च पॉजिटिव है तो उसमें आईजीजी आईजीएम 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना। आईजीजी पैरामीटर जो है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है और आईजीएम इज कंप्लीटली नेगेटिव, तो दैट शोज द पास्ट इन्फेक्शन विच योर बॉडी हैड, है ना। बट इन दैट केस आई पर्सनली फील, और बहुत एलोपैथी डॉक्टर्स भी ये फील करते हैं कि एंटीबॉडीज हैं आपकी बॉडी में, बट वो धीरे धीरे तो कम होंगे, तो इट इज बेटर टू गिव अ प्राइमरी सपोर्ट। हमारे पास नीरोसिल है विच इज सेफ इन प्रेगनेंसी। आप इनिशियल 2 मंथ्स 8 वीक्स तक दे दें, जब अच्छी कार्डियक एक्टिविटी आ जाए उसको हटा दें। बट इफ आईजीएम इज पॉजिटिव, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, उस प्रेगनेंसी को रखना ही नहीं है, ठीक है। तो मैम ये न्यूरोसोल की क्या डोज रहेगी? देखो नीरोसिल में 1 ग्राम है एक टैबलेट में, तो अगर एक टैबलेट भी देते हो एज सपोर्ट तो चलेगा। 1 टैबलेट डेली टिल 8 वीक्स और 10 वीक्स। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अब मन पूछो मैम मनताशा। प्रेगनेंसी में जो मैम मैम प्रेगनेंसी में मैम प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसका क्या रीजन होता है? प्लेटलेट्स हर पेशेंट को तो नहीं मैम होते। हर पेशेंट में नहीं होता है, मतलब कोई कोई पेशेंट ऐसा रहता है जिसमें प्लेटलेट्स पहले तो ठीक रहता है, फिर बाद में मैम वो 90 80 ऐसे तक पहुंच जाते हैं, मेनली लास्ट ट्राइमेस्टर में। मैम ऐसा क्यों होता है? प्लेटलेट्स कम होना यानी, इसीलिए हम कोआगुलेशन प्रोफाइल, मैंने बोला ना एक्सटेंडेड एएनसी में कोआगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। अब प्लेटलेट्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब प्लेटलेट्स का कोआगुलेटिंग फैक्टर्स और ये सब कहाँ से आ रहा है, कौन से ऑर्गन से? लिवर से मैम। लिवर से। अभी मैंने क्या बोला, लिवर में क्या होता है, कॉलीस्टासिस, है ना। अब अगर वो पेशेंट जो है ऑलरेडी फैटी लिवर वाली है या बिल्कुल सिवियरली हाइपोथायरॉइड है कि कहीं 150 175 mg की गोली ले रही है, तो उस केस में क्या होता है, या जैसे अभी किसी ने पूछा था कि एस्प्रिन शुरू से देते हैं क्योंकि एल्डरली है, इनमें आपको दिखेगा प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम। एक अच्छी यंग बच्ची है जिसको कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई और डिजीज एसोसिएटेड नहीं है, उनमें नहीं आती प्रॉब्लम्स बेटा। ये एड ऑन डिजीजेस जो होती है ना, ये प्रॉब्लम करती है, ठीक है। और मैम 20 वीक्स के बाद ही मैम क्यों ये डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म के रिस्क बढ़ जाते हैं? ऐसे क्या चेंजेस आते हैं 5th ऐसे क्या मंथ में? चेंजेस आते हैं इसमें बेटा, देखो मैंने अभी बोला ना कि हम जब प्रेशर में होते हैं तब हमें दिखता है कि हमारी बॉडी में क्या कमी है। इसको अगर किसी के घर में किसी को कार्डियक इशू है ना, मेरा एक फोन यस आ रहा मैम। था, मैं वो फोन आ रहा था वो देख रही थी। अगर किसी के घर में कोई कार्डियक इश्यूज हैं, आपने देखा कि फादर को हार्ट प्रॉब्लम हुआ, है ना, जैसे ही वो एक चीज आपको पता चली, आपको उनकी बॉडी के और बहुत सारे डिफॉर्मिटीज पता चलती। व्हाई? बिकॉज वंस एनी सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज कॉम्प्रोमाइज, उसकी वजह से एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी याद है तो कॉर पल्मोनेर करके डिजीजेस थी अप्लाइड में। कॉर इज हार्ट, पल्मोनेर इज लंग। इनको जिनको यस लंग्स मैम। का प्रॉब्लम होता है उनको हार्ट का आता ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जिसको अस्थमा है वो ऐसे सांस लेगा, तो किसको ज्यादा तो पंप? मैम सीओपीडी वाले पेशेंट में ऐसे होता ना, कोर पल्मोनल वाला कंडीशन? नहीं नहीं, इसको ऐसे समझो बेटा, रेशियो इज 1:4 हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन का। इफ रेस्पिरेशन इज फास्ट, हार्ट रेट विल बी फास्ट, है ना। तो हार्ट करते 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 थक जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल्स या कार्डियक फेलियर, वो थक जाता है। ऐसे ही किसी का हार्ट जो है वो ब्लॉक है, मतलब ब्लॉकेज है, एंजियोप्लास्टी हुई है, उसका लंग प्रॉब्लम करता है। कभी भी नोट करना, आई विश किसी के घर में ये प्रॉब्लम्स ना हो। अगर कोई बहुत स्नोरिंग कर रहा है, हार्ट प्लीज चेक कराइए उसका, बिकॉज पेशेंट, ये अलग बात है, अब देखो हर हस्बैंड खुराटा लेता है, डरना नहीं,
है ना। अगर उसकी नेक मोटी है तो वो स्नोर करेगा, एलर्जिक राइनाइटिस है तो स्नोर करेगा, नेजल पॉलिप है तो स्नोर करेगा। लेकिन अचानक जब हम भी बहुत थके होते तब हम स्नोर करते, बिकॉज वी गो टू डीप स्लीप, टंग फॉल हो जाता है पीछे, दैट इज द फिजियोलॉजी बिहाइंड स्नोरिंग। बट अचानक आपको लगे कि नहीं, हिज स्लीप पैटर्न हैज चेंज, स्नोरिंग बहुत हैवी हो रही है, प्लीज गो एंड गेट हार्ट चेकअप। क्योंकि जहां हार्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ, लंग को कॉम्प्रोमाइज होना ही है, आज नहीं तो 6 साल बाद। ऐसे ही प्रेगनेंसी में क्या होता है, इफ योर फैमिली हिस्ट्री इज डायबिटिक, या यू आर पीसीओडी पेशेंट, या अपूर्वा बंद करो माइक बेटा, इफ यू आर ओबेस, इफ यू आर स्वीट टूथ, बहुत मीठा खाते हो, तो आप की प्रेगनेंसी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी आपको खींच लेगी। 6ठे महीने से आपको ये चीजें रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। यही मैंने इसके प्लेटलेट्स का भी आंसर दिया कि अगर आप इकोस्प्रिन पे पहले से हो तो इट्स अ ब्लड थिनर, प्लेटलेट्स कम होंगे। आप हाइपोथायरॉइड हो, आपके ब्लड कॉर्पोसेल्स कम होते हैं। तो अगर कोई एसोसिएटेड डिजीज है तो वो एंड तक जाते जाते रिफ्लेक्ट होने लगती है, क्योंकि हीमोडाइल्यूशन तो हो ही रहा है। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन तो है ही ना। शुरू में ही मैंने बोला ना कि ये 5-5.5 लीटर ब्लड हमारा 6.5-7 लीटर होना है, क्योंकि 2 में डिवाइड होना है। बच्चे का अपना 1.5 लीटर है, तो जब वो डाइल्यूट होगा तो नेचुरली हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स सब कम होंगे। तो दैट इज फिजियोलॉजिकल। बट अगर एकदम ऐसा स्टीप डाउन आ रहा है तो देन इट इज DIC, जो जिसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म किसको आता है DIC का? डिस्ट्रामिनोटिक कोआगुलोपैथी। वो कंडीशन होती है, पेशेंट ब्लीड करती है, भयंकर नल के जैसे बहती है। तो ये सब लिवर डिसऑर्डर है, कोआगुलेशन प्रोफाइल वहां से आ रहा है। अब हमने तो नहीं चेक किया, प्रेग्नेंट आई, हमने प्रेगनेंसी शुरू कर दी, हो सकता है फैटी लिवर ग्रेड 2 हो, तो उसका ऑलरेडी, और उसके ऊपर बेबी का ये प्रेशर, कॉलिस्टासिस हो रहा है, तो लिवर और जा रहा है, तो कोआगुलेशन प्रोफाइल खराब हो जाएगी। आई होप मंताशा समझ आ गया। यस मैम, समझ में आ गया, थैंक यू सो मच मैम डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर हाँ, गुड गुड, वेरी कराना है गुड। क्या? नूर नूर बहुत अच्छी बात बोली बेटा, ये मैं कैसे भूल गई। डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रिपल मार्कर, एक्चुअली इतनी सारी चीजें होती है तुम लोगों को बताने के लिए, पर टाइम शॉर्ट हो रहा होता है। हम लास्ट क्लास में ये सब जो तुमको पूछना है लिख लेना, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रिपल मार्कर बेटा, ये सब हमारी एनामलीज बताते हैं। और इसमें 2 मार्कर हैं। हम अस्थमा पेशेंट का आप कुछ बता रहे थे, हाँ बता दूंगी, अभी बताती हूँ बेटा। तो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल मार्कर में हम एनामलीज देखते हैं, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है ना। ये कब कराने चाहिए? पहले हमारे जमाने में इट वाज कि जब आपका पहला बेबी आफ्टर 30 हो तो आप टेस्ट कराएं। अब वो पैरामीटर नहीं रहा, क्योंकि अबनॉर्मलिटीज के चांसेस, इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। तो आप अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो ड्यूअल मार्कर करा ले। ऐसा लग रहा है कि नहीं ओके टाइप्स है, तो सीधा टारगेट स्कैन जब आप 5 मंथ्स का करते हैं उसके साथ उसका क्वाड्रिपल मार्कर करा लीजिए। उसमें अगर कुछ आता है, और वो कुछ कैसा आता है, रेशियोज आते हैं उसमें, ग्राफ बनता है। इफ इट इज 1:10,000, लीव इट, इट इज वेरी लो रिस्क, है ना। इफ इट इज 1:47, 1:80, देन द रिस्क इज टूवर्ड्स द क्लोजर, कि 80 में से कोई एक का बच्चा अब नॉर्मल है और वो शायद आपको जाओ। तो उस केस में अगर पेशेंट को लिखिए, रिस्क एक्सप्लेन, पेशेंट को समझा दिया है हमने, फिर पेशेंट बोले कि नहीं मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं, तो 2 चीजें होती हैं, एमनियोसेंटेसिस एंड निफ्ट। निफ्ट इज नॉन इन्वेजिंग टेस्ट एंड एमनियोसेंटेसिस इज इन्वेजिव। पेशेंट का जो वो बोले वो उसको करा दे, बिकॉज दैट इज 99.9% करेक्ट, फिर वो होता है। ठीक है, अब मैम नेक्स्ट इन सब मार्कर की पता क्या चलता है? जैसे डुअल मार्कर में वही पैप ए होता है और HC। बेटा इन सबसे कंजेनाइटल एनामली, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये पता चलते हैं। हम डरते ही तो उससे, सोनोग्राफी में तो हाथ पैर दिख रहे हैं, और दिमाग सही है कि नहीं ये देखना भी तो जरूरी है, तो वो इनसे देखते हैं। ठीक है, मैम आरएच RH प्रेगनेंसी में कौन कौन सी योगासन कोई बता सकते हैं कुछ? वसुंधरा क्या बोल रही थी, बोलो।
मैम प्रेगनेंसी में कौन कौन से योगासन बता सकते हैं या एक्टिविटी करने यस, के लिए? 5 मंथ्स तक कोई योग नहीं, सिंपल वॉक एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आजकल तो योगा सेंटर्स पे देखो, वो बॉल पे एंड वाटर पे, ये सब कुछ मत करो ड्रामे। हम सब के डिलीवरीज नॉर्मल हुई, 4-4 किलो के बच्चे। इट इज जस्ट बी मोबाइल। सुमन, डॉक्टर सुमन मेरे को मानेंगी क्योंकि हम सेम आगे पीछे के ही हैं दोनों। तो इट इज जस्ट बेटा कि आप घर में दिन भर पलंग पे लेटे रहो, नीचे तकिया लगा लो और उधर 1 घंटा जाके योगा कराओ, कोई सेंस नहीं। आप पेशेंट को बोलिए आप अपने घर के नॉर्मल काम करेंगे, झाड़ू पोछा और उकड़ू बैठने वाले काम नहीं करेंगे पहले 3 महीने, वही एक्सरसाइज काफी है। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। क्यों? आज नहीं, अब कल ओपीडी में जाओगे, नोट करना। हम सांस लेते हैं, इट इज थोरैसिक ब्रीदिंग। प्रेग्नेंट लेडी लेती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो है चेंज हो जाती है, इसलिए थोरैको एब्डोमिनल ब्रीदिंग थोड़ी सी ऐसे वाली हो जाती है। तो आप उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलेंगे अलोंग विद हर हाउस होल्ड वर्क। डस्टिंग करो, कपड़े तय करो, काफी है ये काम, किचन में खड़े हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से थोड़ा सा और एक्सरसाइजेस कि आप नीचे बैठना शुरू करें। इंडियन टॉयलेट में फर्स्ट 3 मंथ्स मना कर देती हूँ, मिड ट्राइमेस्टर से इंडियन टॉयलेट, सीढ़ी ऊपर नीचे थोड़ा धीरे धीरे, धड़ 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 दौड़ना नहीं है। एंड सुबह भी वॉक करें, शाम को भी 15-20 मिनट का वॉक करें। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज मस्ट। और नीचे बैठ के खाना खाएं, नीचे बैठे लेकिन आलती पालती मार के, ठीक। थर्ड ट्राइमेस्टर में तितली आसन शुरू करेंगे, बटरफ्लाई पोज में बैठ के खाएं तो आपका पेल्विस ब्रॉड हो गया। पीठ के बल पलंग पे लेटे एंड स्ट्रेचिंग लेग्स की करें, सीढ़ी ऊपर नीचे हो। एंड फिर जैसे ही बेबी 32-33 वीक्स पार करे, आप इंडियन टॉयलेट यूज करें। दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप जितनी बार यूरिन जाए, मोशन जाए, आप इंडियन टॉयलेट यूज करें। और अब घर के सारे काम करें जो हमने तब छोड़े, बस दैट इज द एक्सरसाइज। ये सब मेट्रोस का कल्चर है कि आप वो रोप एक्सरसाइज करें और उल्टा लेट जाएं बॉल के ऊपर, ये पागलपन है। कहीं गिर गए तो लीकिंग हो जाएगी। अपनी शांति से सिंपल एक्सरसाइजेस करो, ठीक है? और चलो, मैं फर्स्ट 3 मंथ में कुकड़ू आसन और ये इंडियन टॉयलेट यूज करना ये मना क्यों करते हैं? इसलिए मना करती हूँ बेटा, वात का अनुलोमन मलासन है ना, कहीं अगर इत्तू सा मेथी दाने के बराबर एक्सपेल हो गया तो खेल खत्म, इसलिए मना करती हूँ। मैम चंद्रप्रभावती प्रेगनेंसी में भी सेफ है नो जैसे? नो 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 नो, नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके, तो यूटीआई के लिए फिर हम पोस्टमार्टम नीरी दे सकते हैं फिर बस? नीरी दो, नेफ्रोल दो, रिनाल्का दो, इस टाइप की चीजें दो। टैबलेट कोई नहीं है ना, नीरी है ना, नीरी नीरी नेफ्रोल का टैबलेट भी है? हाँ जी, हाँ हम्म, जी, ओके। मैम आरएस पोस्टमार्टम हेयर फॉल नेगेटिव के लिए क्या यूज कर सकते हैं? क्या मैम पोस्टमार्टम हेयर फॉल जैसे फीमेल्स को होता है तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं? हेयर क्या है? धातु बताओ, वापस जाओ धातु पे। अस्थि। अस्थि का अस्थि मन है धातु, मैम। अस्थि। अस्थि पाचक, देन अस्थि पोषक, भृंगराज, इस टाइप की चीजें। बस हो जाता है ठीक, हमने अपने किए हो जाते हैं, पर थोड़ा को मैसेज किया था डिस्मेनोरिया से रिलेटेड। क्या था पूजा? मैम वही फर्स्ट डे मेंसेस के मैम पेन तुमको विद दवाई वॉमिटिंग। बेटा, तुमको तो ऑडियो डाला है मैंने कि पीरियड के 5 दिन पहले से शुरू करो और 2 दिन तक लो। पूजा, आई हैव, सुनो मेरा ऑडियो। मैं टाइप करने में आलस करती हूँ, ऑडियो देखो। मैम एक पेशेंट है, वो 1.5 मंथ एमटीपी किट्स खा के आई है, तो उसका स्पॉटिंग ब्लीडिंग हुआ था, जो भी था वो निकल गया एंड देन ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी एंड देन उसके बाद उसके पीरियड स्टार्ट हो गए, तो अभी वो चल रहे एंड यूएसजी करवाया तो उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस 13 mm है और उसको ब्लीडिंग अभी भी हो रहा है। ब्लीडिंग कितने दिन बंद रही थी? मैम वो 1 वीक बंद रही और 1 फिर वीक से चालू हो गई 10। हाँ 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 आरपीओसी है, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है अभी उसमें। हाँ, और 13 mm उसका एंडोमेट्रियम भी है मैम। अभी है उसका, उसको अगर बहुत दिन हो गए हैं तो डीएनसी करने भेज दो कहीं, नहीं तो
नहीं तो मीजोप्रोस दे दो। मीसोप्रोस अपने कांचनार वगैरह से नहीं होगा मैम? कांचनार से नहीं, फिर रक्तपाचक अजमोदादी ट्राई करो। लेकिन अच्छा, अजमोदाद। मैडम मीजोप्रोस और दशमूल आयुष भी दे सकते हैं मैम उसको? दशमूल हाँ दे दो। दशमूल, अजमोदाद और मीजोप्रोस ना? डॉक्टर सुमन क्या कह रहे थे? मीजोप्रोस इज नॉट अलाउड फॉर आयुर्वेदा। अब ये कर हमारे रही है ना, बहुत ये ज्यादा है। प्रैक्टिस कर रही देते है हैं। तभी इसको आइडिया होगा ना, इसलिए मैंने बोला कुछ लोग करते हैं एलोपैथी, मेरे को ऐसा फील हुआ बात करने में। हमारे हरियाणा में आजकल क्लिनिक पे छापे डल रहे हैं ना, वे कांट। करना भी नहीं चाहिए, पता मैडम नहीं। हम करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रोज ही आ जाते हैं 5-5 6-6 बंदे। मैम मैम ये अगर कितने कोई दिन तक देना रहेगा? 7-8 डेज दो और रिपीट सोनोग्राफी करवा लो। ओके, मैम अगर अगर उसका कोई एंडोमेट्रियस ऑलरेडी थिकनेस कम नहीं हुआ तो? डीएनसी के लिए भेजो, फिर रिस्क मत लो। ओके मैम। मैम अगर कोई ऑलरेडी एमटीपी किट खाकर आ रहा है और मैम उसको मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई पर रिमेन प्रोडक्ट उसके फिर भी है, तो मैम फिर उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? डीएनसी, अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो डीएनसी, प्रोडक्ट्स कम है तो अजमोदादी और रक्तपाचक। पर नॉर्मली निकलता नहीं है जो पुराना होता है, आपके पास खा के आ रहा है मतलब 15-20 दिन बाद आ रहा है, तो वो चिपके रहते हैं, फिर वो निकलते नहीं है। मैम आफ्टर मैम एक डिलीवरी जो पेशेंट है बच उनका, जाता है किसी पेशेंट का, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्या? मैम जैसे जो लैक्टेशनल एमेनेरिया होता है तो उसको उसका ट्रीटमेंट कैसा है? लैक्टेशनल एमोनोरिया तो अच्छा है ना, रहने दो ना, क्यों ट्रीट करना। मैम 1 साल मैम होने एक को है, वो लेडी का वो पीरियड नहीं आया अभी तक के। 1 साल हो गया है। हाँ मैम 9th-10th मंथ चल रहा है। फैमिली हिस्ट्री पूछो, ये बिल्कुल हेरेडिटरी होता है, मम्मी बहन मौसी को भी नहीं आया ऐसा बोलते हैं। तो भी तुमको अगर लग रहा है कि रिस्क है भाई कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, तो एक विड्रॉल ब्लीडिंग दे दो 3 दिन की, साइकिल स्टार्ट हो मैम जाए। एक पेशेंट है जिसमें 6 वीक्स में कार्डियक एक्टिविटी नहीं है मैम, अर्ली स्कैन में, तो हाँ उसमें हम आयुर्वेदिक कुछ दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे दो, यष्टि मधु दो, और ये सुजात कैप्सूल है डॉक्टर पालेप का, वो दो, अच्छे हैं ये। लघु मालिनी को बढ़ा दो, 2 BD कर दो। मधुमालिनी क्या मैम? लघु मालिनी, लघु। लघु मालिनी। थैंक यू मैम। मैम आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहेगा, उस पेशेंट को कैसे ट्रीट 11:15 करेंगे? हो गए हैं, अब हम लास्ट डे क्यूए राउंड करेंगे, ठीक है? मैम आप बोली थी पेटेंट डॉग्स के लिस्ट भेजेंगे। अरे आज संडे था, मैं भूल गई ना बेटा, सीने गई नहीं, छुट्टी थी आज। मैम भेज दीजिएगा। हाँ अभी है हमारे पास 2 दिन ना, करेंगे। मैम ठीक है, प्रेगनेंसी में जैसे कोल्ड कफ हुआ या फीवर आया तो उसमें कौन से मेडिसिन सेफ है? प्रेगनेंसी में सेफ है ये, अरे क्या है कंपनी, सांडू का कोरिसान इज सेफ, और यूफिक का इम्यूनोसिन इज सेफ, वो मैं देती हूँ। देन सिनकॉल करके है एक, गुफिक का कौन सा बताया मैम? इम्यूनोसिन सिरप इज सेफ, नीरोसिल इज सेफ, नीरोसिल इज फॉर कोल्ड वायरल फीवर, नीरोसिल इज सेफ। ये गिलोय दे दो, वाइट फ्लू सिरप अच्छा है, ये सब सेफ है, इसमें तुलसी और ऐसी वाली चीजें ही है। मैम 5 days, हाँ बोलो। मैम एक पेशेंट है, मेरी कजिन सिस्टर है, उसका फर्स्ट बेबी आईयूडी था 5 मंथ का, और हाँ जब वो सेकेंड बार कंसीव की तो उसको इनॉक्सापेरिन इंजेक्शन लग रहे थे, LMH वाले, MW वाले, हाँ डेली लगते थे। और फिर उसके बाद वो अब सेकेंड बेबी कंसीव करना चाहती है, तो इसमें आयुर्वेद का कुछ दे सकते हैं क्या, जिससे उसको डेली के इंजेक्शन ना लगे इस टाइप का? यस बिल्कुल, उसको पहले से ब्राह्मी स्टार्ट करो, 1 महीना पहले से ब्राह्मी स्टार्ट करो, बिल्कुल 1 BD स्टार्ट करो, तो सर्कुलेशन। ये तो मैम इकोस्प्रिन की जगह में हो गई ब्राह्मी। तो ब्लड थिनर ही तो है वो, लो मॉलिक्यूल वेट हेपारिन, व्हाट इज इट? अच्छा इकोस्प्रिन का पापा है वो, इकोस्प्रिन छोटा है वो बड़ा है, तो आप ब्राह्मी जी स्टार्ट जी। करो 1 BD, साथ में लहसुन दो, लहसुन आदि रसायन इस टाइप की चीजें दो, उसको ब्लड थिन रखो उसका, है ना, गिव हर अ गुड लिवर टॉनिक।
और 1-1.5 महीना पहले ये दो, फिर प्लान करने बोलो। ठीक है, ठीक है। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।